गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लास्ट लेक्चर जीएसटी रिटर्न्स। स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं सर लास्ट क्लास कौन सी होगी, लास्ट क्लास कौन सी होगी। आपके टोटल 11 चैप्टर हो चुके हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ आईसीआई एंड आरटीपी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 रिटर्न का। इसके बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमारी भाषा में इसको कंप्लीट बोलते हैं, आपकी भाषा में इसको खत्म बोलते हैं। तो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप इसको अच्छे से पूरे 12 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर, ये जीएसटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का। अगर आप चाहें तो इसमें 35 मार्क्स तो आराम से इजीली आप इसमें ला सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका रिटर्न का, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। जब आप आईपीसीसीएस इंटर क्लियर कर लेंगे तो जब आप अपने आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे सीए फॉर्म में, तो आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा। तो आपको इसको चैप्टर को मन लगा के पढ़ना है, ऐसे नहीं कि खाली काम चलाना एग्जाम के लिए। हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। रिटर्न चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सर ये रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मीनिंग क्या होता है। जब हमारा जीएसटी लॉ आया 2017 में, तो हमारी गवर्नमेंट ये बात बोलती थी जी जीएसटी लॉ जो है ना वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ असेसमेंट के ऊपर ये टिका हुआ है लॉ। हम मानते हैं कि हमारे लॉ में बहुत सारे टैक्स पेयर है जीएसटी में। हर टैक्स पेयर को अकेले एक ऑफिसर संभाल ले या बहुत सारे ऑफिसर मिलकर संभाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे टैक्स पेयर ईमानदारी से अपना सेल, परचेज और अपने टैक्स की डिटेल हर मंथ के एंड के बाद गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और बताते हैं कि मैंने ये पूरे महीने में कमाया और ये आपका टैक्स है जी, आप ले लो। तो इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट, बेस पे ये हमारा रिटर्न सिस्टम आधारित है। रिटर्न का मीनिंग क्या होता है सर? रिटर्न का मतलब नॉर्मल मीनिंग जो होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं कि जी मैंने पूरे महीने में ये सेल करी है, ये मेरी परचेज पे आईटीसी है, ये मेरा टैक्स है, ये टैक्स आप मेरे से ले लो और मैंने आपको बता दिया है कि मैंने पूरे महीने में क्या काम करा है। जब आपके पास गवर्नमेंट हर एक इनवॉइस के लिए नहीं आ रही है, आपको चेक नहीं कर रही है, तो आप ईमानदारी से अपनी रिटर्न महीने के एंड के बाद फिल करते हो। रिटर्न के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक रिटर्न होती है आपकी पीरियोडिक रिटर्न और एक होती है आपकी एनुअल रिटर्न। पीरियोडिक का मतलब होता है गवर्नमेंट चाहती है आपसे कि आप हर महीने, हर क्वार्टर आप अपनी रिटर्न फाइल करो, रेगुलर बेसिस पे, रेकरिंग बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करो। और अगर आपकी कोई गलती हो जाती है उसमें तो आप एनुअल रिटर्न भी फाइल करोगे, उसके अंदर आप अपनी गलतियां भी सारी बता सकते हो। जीएसटी लॉ में एक खास बात क्या है कि जो रिटर्न आप फाइल करते हो उसको रिवाइज करने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया है। रिवाइज करने का ऑप्शन आपको क्यों नहीं दिया है? हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है हमारे देश में कि जो हमने जहां जहां रिवाइज करने का ऑप्शन दिया है, लोगों ने उसका मिस यूज करा है। लोगों ने उसको रिवाइज करने के चक्कर में उसका अपने डेटा को मैनिपुलेट भी किया है और टैक्स प्लानिंग भी करते हैं लोग। जैसे मान लो मैंने एक रिटर्न फाइल करी अप्रैल में, मैंने अपनी सेल दिखाई 100 रुपए की, तो 100 रुपए की आपने सेल अगर दिखा दी तो ये आपकी कभी रिवाइज नहीं हो सकती, अप्रैल मंथ में जाके रिवाइज नहीं हो सकती, मतलब बैक डेट में जाके आपकी रिवाइज नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड में ही चेंज कर सकते हो, सब्सिक्वेंटली चेंज कर सकते हो, मई में चेंज कर सकते हो, जून में चेंज कर सकते हो और सो ऑन आगे चेंज कर सकते हो। पीछे जाके अप्रैल मंथ में जाके आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने रिटर्न सबमिट कर दी या रिटर्न फाइल कर दी तो ये आपकी अप्रैल मंथ की जो रिटर्न है ये आपकी फ्रीज हो जाएगी। इसके अंदर जाके चेंज आप नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड अमेंडमेंट? रिवीजन का मतलब होता है कि आप पीछे जाके कोई चेंज करना, उसको बोलते हैं रिवीजन करना। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न आप
अगर आपको रिवाइज करनी है तो आपका रिवाइज का ऑप्शन होता है, आप अपनी रिटर्न पीछे वाली खोल के उसको दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो। बट जीएसटी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, रिवीजन का आपको ऑप्शन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, आपको अमेंडमेंट का ऑप्शन दिया है, और अमेंडमेंट का ऑप्शन दिया आपको सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके आप अपने अप्रैल का डेटा चेंज कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट अल्टरेशन करवाना नहीं चाहती आपसे। गवर्नमेंट चाहती है जी हम आपको पीछे वाली डेट पे जाके रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। हालांकि हम तो बड़ा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका तो काम है, आपने एंट्री मारी और डिलीट मार दी, एंट्री मार डिलीट मार दी, और आप हर चीज को रिवाइज करने लग जाओगे। तो रिवीजन इज नॉट पॉसिबल। पीरियोडिक रिटर्न गवर्नमेंट ने इसलिए दी है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डेटा मिलता रहे, महीने का या क्वार्टरली का, जो भी टाइम आप हम बताएंगे आगे। और उसके बाद आपने जो भी कमी पेशी करी है उसके लिए गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न भी बनाई है। एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है GSTR 9 रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि रिटर्न का प्रोसेस हमारा चलता कैसे है। रिटर्न हमारा जो सिस्टम आया वो किस तरह से आया। हमारे यहां जैसे हम बताया था आपको मैंने, सप्लायर सबसे बड़ा व्यक्ति माना गया है, इसको सबसे महान माना गया है। सप्लायर सबसे पहले अपना सेल का इनवॉइस इशू करता है और उसको टैली में एंट्री कर लेता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेता है। उस बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के बाद वो बिल चढ़ा देता है, कहां पे, वो बिल दे देता है रेसिपेंट को। रेसिपेंट को उसने वो बिल दे दिया और रेसिपेंट ने उसकी एंट्री अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली, अपने टैली में, अपने बिजी में, अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जो सप्लायर है ये इनवॉइस की डिटेल डालेगा अपनी रिटर्न में, जिसको बोलते हैं GSTR 1। GSTR 1 में वो अपनी डिटेल फिल करेगा और फिल करने के बाद वो डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 2A में। 2A क्या होता है सर? ये 2A क्या चीज होती है? 2A बताऊंगा मैं क्या होता है आपको। तो पहले सबसे पहले समझते हैं GSTR 1 क्या होता है। GSTR 1 में डेटा डाला उसने, और ये डेटा डाला GSTR 1 में GST के कॉमन पोर्टल पर। कॉमन पोर्टल पे GSTR 1 डाल दिया आपने, और ये रेसिपेंट के 2A में, रेसिपेंट की ऑफिशियल परचेज होती है 2A, जो पोर्टल पे दिखाई देती है, वहां पे ये डेटा आपको दिख जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात मैं करूंगा, अभी मैं आपको भी ओवरव्यू दे रहा हूं। तो आपने देखा कि खाली सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी टैली में एंट्री करने से काम नहीं चलेगा, आपको वो इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी दिखाना पड़ेगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सिस्टम समझा देता हूं, एक बार सिस्टम क्या रहेगा हमारा, एक बार वो सिस्टम समझ लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। तो मैंने कहा जी सिस्टम को समझ लेते हैं एक बार ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए अच्छी सी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सप्लायर होता है एक। सप्लायर क्या करता है, रेसिपेंट को एक बिल इशू करता है, और रेसिपेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। रेसिपेंट हो सकता है, एक तो रेसिपेंट हो गया जो कि GST में रजिस्टर्ड है, और एक रेसिपेंट हो गया जो कि GST में अनरजिस्टर्ड है। हो सकता है कि डायरेक्टली ये सप्लायर कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा हो, तो इसको हम बोलेंगे B2B सप्लाई, और इसको बोलेंगे B2C सप्लाई। बिजनेस टू बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है। अगर सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो उसको बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है, और इसको हम बोलते हैं हमेशा B2C B2B सप्लाई। B2B सप्लाई होती है ये। और अगर हमने गुड्स बेचा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो उसको बोलते हैं B2C बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई। तो B2B सप्लाई करी है तो ये इनवॉइस लेवल पे होगा। ये बात आपने कान दिमाग में डाल लो कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपने कोई B2B सप्लाई करी है तो वो हमेशा इनवॉइस वाइज आपको पोर्टल पे डालनी पड़ेगी। GSTR पोर्टल पे डालनी पड़ेगी, पोर्टल में आपको इनवॉइस वाइज डालनी पड़ेगी। पर्पस क्या है जी? उसका पर्पस ये है कि जो हम अपने इनवॉइस इशू किया है वो एज इट इज इनवॉइस आप पोर्टल पे दिखाओ, और पोर्टल पे दिखाने से हम उसकी मैचिंग करेंगे कि जो रेसिपेंट की परचेज है
और आपकी जो इनवॉइस है वो दोनों आपस में मैच कर रही नहीं कर रही, जो सप्लायर ने इनवॉइस डाला है और जो रेसिपिएंट ने इनवॉइस बुक करा है उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। मान लो सप्लायर ने इनवॉइस बुक करा 1,00,000 प्लस 18,000 जीएसटी का, और इस भाई साहब ने इनवॉइस बुक कर लिया 1,10,000 रुपए का गलती से। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि सप्लायर जो इनवॉइस दिखाएगा वो अपनी जीएसटीआर 1 में जो एक पीरियोडिक रिटर्न है उसमें दिखाएगा, और इससे दिखाने के बाद ये 2A में, फॉर्म 2A में शो हो जाएगी। फॉर्म 2A में शो हो जाएगी। किसके 2A में? रेसिपिएंट के 2A में हो जाएगी, जो रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है 2A में आपका शो हो जाएगा। तो मैं आपको डिटेल में बात करूंगा, मैं आपको जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूं कि सिस्टम चलता कैसे है। एक बात तो ये होगी सर, B2B होता है एक और B2C होता है। B2B हमेशा इनवॉइस लेवल पे आपको दिखाना होता है, और B2C का अलग अलग ऑप्शन है, इनवॉइस लेवल पे भी दिखा सकते हो और कंसोलिडेटेड भी दिखा सकते हो, उसके बारे में बात मैं करूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि हम पहले एक इनवॉइस इशू करेंगे, उस इनवॉइस को सप्लायर दिखाएगा जीएसटीआर 1 में, और ये इसके रेसिपिएंट के 2A में शो हो जाएगा। 2A मतलब एक रेसिपिएंट की एक ऑफिशियल परचेज है, बेसिकली दिस इज ऑफिशियल परचेज जो पोर्टल पे शो हो रही है, ऑफिशियल परचेज है जो पोर्टल पे शो हो रही है। रेसिपिएंट की जो टैली में एंट्री हो रही है परचेज की, और ये 2A में जो एंट्री हो रही है, इसको हम मैच करेंगे, क्योंकि ये 2A में जो एंट्री परचेज आ रही है ये सप्लायर के इनवॉइस के रूट होके आ रही है, और जो टैली में एंट्री आ रही है वो आपने खुद करी है। इन दोनों को हम मैच करेंगे कि जो रेसिपिएंट के 2A में एंट्री आ रही है परचेज की वो सप्लायर ने शो करी है, और जो मेरे टैली में एंट्री आ रही है वो मैंने खुद डाली है। उन दोनों को मैच भी करना होता है हमारे को। और आपको याद होगा सेक्शन 16 में एक बात लिखी हुई थी, जो अभी नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, कि 2A में आना जरूरी है। अगर आपके 2A में आ रहा है तो ही उसको हम परचेज मानेंगे, अदरवाइज उसका आईटीसी हम नहीं देंगे। और जो मे अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए बताया था कि 2A में जो नहीं आ रहा उसके लिए हम 10% एलिजिबल आईटीसी का ऐड कर देते हैं। तो 2A क्या होता है? 2A एक तरह से ऑफिशियल परचेज है, रेसिपिएंट की ऑफिशियल परचेज है ऑन कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पे जो उसकी परचेज आ रही है उसको हम 2A बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। इनवॉइस लेवल पे आपने B2B के केस में जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने डेटा डालना है। अब सर ये 3B क्या होता है? 3B के बारे में हमने बहुत सुनते आ रहे हैं, 3B 3B 3B। तो 3B के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर इसका ओवरव्यू क्या है। चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं तभी हमें समझ में आएगा। तो ये हमारा रिटर्न का चैप्टर है दोस्तों, लास्ट चैप्टर है। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हो, वो आपका कोर्स खत्म हो गया है आज। तो चैप्टर नंबर 12, इसके अंदर बेसिकली हमारे सेक्शन है सेक्शन 37 जो बात करता है फर्निशिंग ऑफ डिटेल। यहां गवर्नमेंट ने डिटेल वर्ड यूज किया है, गवर्नमेंट ने वर्ड रिटर्न यूज नहीं किया, डिटेल वर्ड यूज किया है। उसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 38 जो बात करता है, ये बात करता है आपका आउटवर्ड सप्लाई की, ये बात करता है आपके इनवर्ड सप्लाई की, ये आपके इनवर्ड सप्लाई की बात करता है। और उसके बाद ये सेक्शन है सेक्शन 39 जो बात करता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो पीरियोडिक रिटर्न जो वर्ड है असली जो यूज हुआ है वो सेक्शन 39 में यूज हुआ है। 37 के लिए जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसका नाम है जीएसटीआर 1, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। जीएसटीआर 1 सप्लायर दिखाता है इनवॉइस वाइज B2B के केस में, B2C के केस में पढ़ेंगे आगे कैसे दिखाता है। तो सेक्शन 37 में हर सप्लायर की एक जिम्मेवारी है जो रजिस्टर्ड है उसको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की, ओनली आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको दिखानी है। कहां दिखानी है जी? ये आपको दिखानी है, ये आपको दिखानी है जी अपने पोर्टल। तो ये आपको पोर्टल पे दिखानी है। उसके बाद है आपका कुछ, ये तो आपकी हो गई जीएसटीआर 1, ये हो गई आपकी जीएसटीआर 2। तो इसको आप काट दो क्योंकि ये आपके
गवर्नमेंट ने कभी एक्टिव प्रैक्टिकली नहीं करी, ये होती थी आपकी आउटवर्ड के लिए और ये होती थी आपकी इनवर्ड के लिए। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने ये वाली रिटर्न कभी एक्टिव नहीं करी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें करनी भी नहीं है, तो इसलिए बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करते हैं रिटर्न्स की। ये होती है हमारी GSTR 3 हुआ करती थी, जो कभी प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं हुई। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक छोटी रिटर्न बनाई GSTR 3B, जिसको समरी रिटर्न भी बोला जाता है। बेसिकली GSTR 2 और 3B, GSTR 2 और 3 को गवर्नमेंट एक्टिव नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई जी? क्योंकि इनवॉइस लेवल पे मैचिंग गवर्नमेंट आपसे करवाना चाहती थी कि मेरा परचेज उसकी सेल मैच हो, मेरी सेल उसकी सेल मैच हो, मेरा क्रेडिट नोट उसका डेबिट नोट मैच हो, मेरा डेबिट नोट उसका क्रेडिट नोट मैच हो। तो इनवॉइस लेवल पे हिंदुस्तान में, इंडिया में इनवॉइस लेवल पे मैचिंग कराना गवर्नमेंट के बस की नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने जुगाड़ू हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इतनी हैवी होती हैं कैश में, और इतने सारे बिल कटते हैं एक दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास। तो इनवॉइस लेवल पे मैचिंग करवाना गवर्नमेंट के हाथ में, उनके बस में नहीं था और वो करा भी नहीं पाई और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी फ्लॉप हो जाएगा, पूरा जीएसटी फ्लॉप हो जाएगा। जीएसटी फ्लॉप ना हो इसलिए हमने GST 2 और GSTR 3 को हमने काटा लगा दिया। काटा मतलब हमने उसको रोक दिया कि इसको हम नहीं भरवाएंगे आपसे। हम आपसे एक सिंपल रिटर्न लेंगे, एक सिंपल रिटर्न लेंगे जिसका नाम होगा, इसको हम समराइज रिटर्न भी बोल देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बोल देते हैं समराइज रिटर्न। एक बहुत छोटी सी रिटर्न आपसे लेंगे हम। एक्चुअली में जीएसटी में यही रिटर्न है, बाकी सारी जो है आप देखोगे स्टेटमेंट वर्ड यूज किया, गवर्नमेंट ने रिटर्न वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया। जब जीएसटी लो आया तो अरुण जेटली साहब की एक स्टेटमेंट आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने बोला जी 1 नेशन 1 टैक्स 1 रिटर्न। तो किसी बंदे ने पूछ लिया जी आपके यहाँ तो GSTR 1 भी होती है, आपके यहाँ तो GSTR 2 भी होती है, 3 भी होती है, तो आप एक रिटर्न क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला जी रिटर्न तो हमारी एक ही है, ये तो बस डिटेल है, इट इज नॉट रिटर्न, इट इज ओनली डिटेल। ये तो आप डिटेल दे रहे हो अपनी इनवॉइस की GSTR पोर्टल पे, ये कोई रिटर्न नहीं मांग रहे आपसे। रिटर्न तो हमारी GSTR 3 भी होती है बस, उसके अलावा कोई रिटर्न हम भरवाते नहीं आपसे। तो ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट थी। तो प्रैक्टिकली और टेक्निकली और लीगली बात करूं अगर मैं, तो हमारे पास एक ही रिटर्न है GSTR 3B। बट अगर बात करूं मैं प्रैक्टिकली कंसेप्ट से बात करूं तो हम GSTR 1 भी फाइल करते हैं, उसको भी प्रैक्टिकली हम रिटर्न ही बोलते हैं। लीगली उसको रिटर्न नहीं बोलते, प्रैक्टिकली उसको रिटर्न बोलते हैं। तो ये 3B जो होती है, इसके अंदर हमारे ITC की डिटेल होती है और हमारी सेल की डिटेल होती है, और बेसिकली टैक्स निकाला जाता है इसमें कि टैक्स आपको कितना पे करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल की डिटेल होती है आपकी। GSTR 1 इज मेड ओनली फॉर सेल पर्पस एंड GSTR 3B इज मेड फॉर ITC, सेल एंड उसका टैक्स। तो इसका पर्पस रहता है टैक्स निकालना, 3B का पर्पस रहता है आपका टैक्स निकाल के देना और बताना कि आपका टैक्स कितना बना है। 3B बहुत सिंपल रिटर्न है, मैं आपको दिखाऊंगा 3B कैसे फाइल होती है। 3B में आपको मैंने आपके नोट्स के लास्ट में फॉर्म दिए हुए हैं 3B का, तो वहां दिखाऊंगा मैं 3B के अंदर क्या क्या डिटेल आती है। बहुत सिंपल रिटर्न है 3B, जिसके अंदर हम समरी देते हैं, टोटल देते हैं, इनवॉइस वाइज डिटेल हम 3B में नहीं देते। पॉइंट टू बी नोटेड, 3B के अंदर हम इनवॉइस वाइज डिटेल हम नहीं देते हैं। तो कुछ भी यहां पे इनवॉइस वाइज नहीं होता है 3B के अंदर, ठीक है जी। 3B के अंदर कुछ भी आपका इनवॉइस वाइज नहीं होता है। तो हम बात करते हैं जी, शुरू से डिटेल में बात करते हैं, 1 बाय 1 हम बात करते हैं। उसके बाद एक रिटर्न हम भरेंगे, फर्स्ट रिटर्न आपकी फाइल होती है जब आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो आप जब लाइबल होते हो GST रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 22 में या सेक्शन 24 में, उस लाइबल वाली डेट से लेके आपका जो GST नंबर ग्रांट होता है उस डेट तक, इस पीरियड की जो आप रिटर्न भरते हो उसको हम बोलते हैं अपनी फर्स्ट रिटर्न हम फाइल करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी सेक्शन 41, 42, 43, इस पे भी आप
काटा लगा दो। ये मैंने आपको दिया इसलिए है सर ताकि आपको पता रहे कि ये भी मैचिंग प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट चाहती थी हमारे से करवाना, वो गवर्नमेंट ने कभी एक्टिव नहीं करे। तो आज की डेट में सेक्शन 41-42 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली एक एक्सक्लूजन दिया हुआ है, हमारी नोटिफिकेशन दी हुई है वेबसाइट पे, वहां भी लिखा हुआ है कि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कभी एक्टिव करवाई नहीं, कभी मैचिंग करवाई नहीं है, इनवॉइस लेवल पे मैचिंग होनी नहीं है, तो हमारे कोर्स का भी पार्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न हमारे कोर्स का पार्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साल में एक बार गवर्नमेंट आपसे पूरे साल का लेखा चिट्ठा करवाती है, उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न होती है हमारी किस लिए? ये होती है हमारी फॉर आफ्टर कैंसिलेशन। आपने जीएसटी नंबर कैंसिल करवा दिया है, कैंसिल करवाने के बाद गवर्नमेंट कहती है एक रिटर्न और फाइल कर दो, फाइनल रिटर्न। उसमें बता दो कैंसिलेशन के बाद आपने क्या काम किया है, कैंसिलेशन के टाइम आपके पास क्या स्टॉक पड़ा था, क्या स्टॉक नहीं था, उसके बारे में वो बात करेंगे। अगर आपने रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो उसका नोटिस आ सकता है। रिटर्न लेट फाइल करने की लेट फीस होती है। और लास्ट में है गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर का एग्जाम होता है, वो क्लियर करने के बाद आप कहलाते हो गुड्स एंड सर्विसेज प्रैक्टिशनर। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम कैसे होता है और क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हम आज क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने के कितने तरीके हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था लास्ट जब हमने फर्स्ट क्लास की थी, वहां पे इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर जीएसपी एसपी आपने नहीं कराया। मैं आपको आज कवर करा रहा हूं, ये मैंने कहा था मैं आपको बाद में कराऊंगा, तो मैं आपको आज कराऊंगा ये जीएसपी एसपी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं। जीएसटी पोर्टल है www.gst.gov.in पे जाते हैं और डायरेक्टली अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं पोर्टल पे जाके। एक तरीका तो ये होता है सर, अब पता है आपको पोर्टल हमारा लास्ट डेट पे बैठ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमारे यहाँ लॉ में लिखा हुआ है रिटर्न फाइल होगी बाय 20th, मतलब 20th तक होगी, तो लोग इसको पढ़ते ऐसे हैं कि रिटर्न फाइल होगी ऑन 20th को फाइल करेंगे रिटर्न हम, मतलब हम तो लास्ट दिन वाले काम करेंगे, हम बाय नहीं जानते, हम तो ऑन जिस दिन ड्यू डेट है उसी दिन काम करेंगे। हमारे यहाँ लॉ ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसा है नहीं बट एक्चुअल में तो लोग रिटर्न जो है वो लेट फाइल करते हैं, लास्ट डे वाले दिन फाइल करते हैं, और पोर्टल पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। जैसे आप लोग प्रेशर ले लेते हो एग्जाम में, एग्जाम से पहले आपके ऊपर एकदम प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आप पहले तैयारी नहीं करते हो, एंड मोमेंट पे बैठते हो किताब लेके, बाकी पूरा साल वेस्ट हो जाता है आप लोगों का किसी भी कारण से। तो जो तैयारी प्लानिंग से नहीं करता वो एंड में प्रेशर में आ जाता है। इसी तरीके से हमारा जो जीएसटी पोर्टल है ये प्रेशर में आ जाता है और ये बेचारा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और उसके बाद सर्वर इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि इस तरह से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कुछ ऑफलाइन यूटिलिटी निकाली, और ऑफलाइन यूटिलिटी निकाल के कुछ एक्सेल यूटिलिटी निकाली कि आप एक्सेल में डेटा भर लो पहले और उसके बाद इसको अपलोड कर दो। कहां पे? कॉमन पोर्टल पे। इससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। जो आप पोर्टल पे जाके एक एक इनवॉइस डाल रहे हो वो टाइम आपका बच जाएगा। सारा आपने पहले एक्सेल में डाल लिया, एक्सेल में डालने के बाद आपने उसको डाल के अपलोड कर दिया जीएसटी पोर्टल पे, तो आपका जो पोर्टल पे टाइम वेस्ट हो रहा है वो कम होएगा। डायरेक्टली एक्सेल में से आप उसको अपलोड कर दोगे सिस्टम पे। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे पास टैली का सॉफ्टवेयर है। टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो जीएसपी के नाम से कुछ आईटी कंपनी है, गवर्नमेंट ने बोला जी हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, हम कुछ आईटी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको बना रहे हैं जीएसपी। जीएसपी का मतलब जो होता है वो होता है आपका जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। मतलब ये क्या करेंगे, बेसिकली ये गवर्नमेंट को एक सर्वर देंगे। जैसे मान लो ये आपका टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली का सॉफ्टवेयर में आप अपना डिटेल फिल कर दोगे, डिटेल यहां अपलोड कर दोगे और ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा कॉमन पोर्टल से। ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा www.gst.gov.in से, ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा और सारा डेटा यहां से यहां अपने आप चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जी हमारे ऊपर लोड ना पड़े, हमारे ऊपर लोड ना पड़े, तो डेटा पहले जो क्लाइंट है, ये सप्लायर है,
वो डालेगा डेटा यहां डालेगा और यहां से ऑटोमेटिकली डेटा यहां चला जाएगा, तो यह इस सर्वर पे लोड कम पड़ेगा। तो इसलिए जीएसपी एएसपी को बनाया गया और उनको बोला गया जी आप क्लाइंट का डेटा अपने पास ले लो और आप यहां से रिटर्न यहां से डायरेक्टली यहां से अपलोड करवा दो। तो टैली इज अ एग्जांपल ऑफ जीएसपी। बहुत सारे जीएसपी एएसपी और भी हैं जो उन्होंने लिए हुए हैं। टोटल हमारे देश में कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जिन्होंने जीएसपी का लाइसेंस उनको मिला हुआ है। बहुत कम लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है और ये लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जो लाइसेंस होता है ये हर किसी को नहीं मिलता। जिनके पास आईटी का अच्छा सॉल्यूशन होता है, आईटी का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छा स्टाफ होता है, उन्हीं को ये लाइसेंस गवर्नमेंट देती है कि आप जो डेटा है अपने पास ले लो और हमारे को यहां से यहां मूव करवा दो। तो GSTN has selected certain IT and financial technology companies to be called GST सुविधा प्रोवाइडर्स। GSP जो है टैली जो है वो डेवलप करती है एप्लीकेशन जो टैक्स पेयर यूज करते हैं विद फॉर इंटरेक्टिंग GSTN से इंटरेक्ट करने के लिए काम करती हैं। और ये इससे क्या फायदा होता है, इससे GST की वेबसाइट पे लोड कम पड़ता है वेबसाइट पे, इसलिए इसको बनाया गया है। अब कई बार क्या होता है, क्लाइंट ये बोलता है सर हमारे को टैली यूज नहीं करना, टैली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टैली के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या मान लो सैप है या मान लो ओरेकल है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, हमें समझ नहीं आ रहा। हमारे लिए तो आप एक सिंपल सा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना दो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारी तो बस सिंपल सेल और परचेज होती है, हमारा कोई एक्सपेंस होता नहीं है, हमारा कोई खर्चे होते नहीं है, हमारी एग्जाम सप्लाई है नहीं, हमारे ईवे बिल हमारे कटते नहीं है, तो हमारे को कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, हमारे को सिंपल एक सॉफ्टवेयर दे दो। तो ये जो टैली कंपनी होती है इन्होंने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया और इस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ASP। बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं ये, इनको बोला जाता है ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं, ये आपको क्या करेंगे, ये डेटा जो क्लाइंट है बेटा, क्लाइंट डेटा जो है अब वो डालेगा ASP में, ASP से डेटा जाएगा टैली के पास यानी कि GSP में, और GSP से डेटा जाएगा डायरेक्टली पोर्टल पर। मतलब टैली ने अपनी एक आर्म और बना दी। टैली कह रहा है जी मैंने एक सॉफ्टवेयर और बना दिया अपना जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, वो आपका बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर रहेगा। उस सॉफ्टवेयर में डाटा आप डालो यहां से, ये सॉफ्टवेयर डाटा यहां से आ जाएगा और यहां से आ जाएगा मेरे पास और यहां से जाएगा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पर। तो ASP बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो कि छोटी कंपनियां होती हैं और छोटी कंपनियां होती हैं जो कि बहुत ही छोटे तरह के लोगों के लिए यूज होती है, जिनके पास बहुत छोटा सा काम है, सेल परचेज और खर्चे, बस और कोई फालतू काम नहीं है, ईमेल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ASP का यूज करते हैं वो, और ASP का डेटा जाता है टैली के पास या GSP के पास और GSP से जाता है गवर्नमेंट के पोर्टल पर। तो ये दो तरह के वर्ड आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, GSP एंड ASP। GSP क्या है, GST सुविधा प्रोवाइडर, जो कि हेल्प करते हैं टू इंटरेक्ट विद GSTN और वेबसाइट पे लोड कम होए और ये आपके डेटा को पुश कर देते हैं GST पोर्टल पर, ये काम उनका होता है। इसके अलावा ASP क्या होते हैं, ASP आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बोला जाता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका डेटा पुश करते हैं GSP को और GSP डेटा पुश करते हैं फर्दर, इनका डेटा पुश कर देते हैं GST पोर्टल पर। तो ये इस तरह से रिटर्न भरने के 3 तरीके हुए हमारे पास। या तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे लॉगिन कर लो, या आप टैली के या तो एक्सेल यूटिलिटी गवर्नमेंट की यूज कर लो जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे अवेलेबल है, या फिर आप GSP ASP को यूज करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये हमारे रिटर्न फाइल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हमारा कॉमन पोर्टल आपको पता ही है, कॉमन पोर्टल हमारे पास 3 हैं, भूल गए होगे आप। एक है आपका ये वाला www.gov.in gst.gov.in, और एक है आपका ई-वे बिल का, और एक है आपका ई-इनवॉइस के लिए ई-इनवॉइस के लिए आपने जो पढ़ा था वो आपका है। तो 3 तरह के कॉमन पोर्टल हमारे यूज होते हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं जी सेक्शन 37 की रिटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 37 में रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। 37 की जो रिटर्न है
बेसिकली ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, इट इज ओनली फॉर आउटवर्ड सप्लाई। और आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आउटवर्ड सप्लाई में क्या आता है जी, टैक्सेबल भी आता है, एग्जम्प्ट भी आता है, नॉन टैक्सेबल भी आता है, ठीक है जी। ये सारे आपके आउटवर्ड सप्लाई में आते हैं। सर टैक्सेबल क्या होता है, जिस पे टैक्स लग रहा होता है, जिसके लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो। एग्जम्प्ट क्या होता है, जिसके ऊपर आप इशू करते हो बिल ऑफ सप्लाई, जो एग्जम्प्ट होता है या रिलेटेड होता है। और नॉन टैक्सेबल क्या होता है, जो आपकी 6 आइटम है, पेट्रोल, अल्कोहल वगैरह, उसको हम नॉन टैक्सेबल बोलते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1 में आपको देनी होती है। सर इसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी, इसकी टाइम लिमिट रहेगी अगले महीने की 10 तारीख को आपको देनी पड़ती है। पहले सबके लिए ये मंथली सिस्टम था, पर कुछ छोटे दुकानदारों ने बोला गवर्नमेंट को, सर हम मंथली नहीं दे पाएंगे, हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हमारे लिए रिटर्न क्वार्टरली की जाए, हम मंथली नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक टर्नओवर जिनकी है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्वार्टर सिस्टम कर दिया है। मान लो उनको रिटर्न भरनी है अप्रैल और मई की और जून की, तो उनकी ड्यू डेट होगी 10 जुलाई। 10 जुलाई उनकी ड्यू डेट होगी। अगर किसी का मंथली सिस्टम है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा की है, और ये कब है, एनुअल टर्नओवर है, दिस इज नॉट, इज एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर है। तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कौन से साल में, पिछले साल में या करंट ईयर में, दोनों में से किसी में भी, यहां पे डिफाइंड लॉ में नहीं किया हुआ, प्रीवियस ईयर है, तो पिछले साल में हो या इस साल में हो, आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा की है, तो हम आपको जो रिटर्न है आपकी मंथली हो जाएगी। जैसे मान लो आपको रिटर्न फाइल करनी है अप्रैल की, तो आप फाइल करोगे 10 मई तक, अगले महीने की 10 तारीख तक आप रिटर्न फाइल करोगे। यहां जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोइंग क्वार्टर, तो आप इसको नेक्स्ट काट लो, 10th ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर कर दो इसको आप, ये नेक्स्ट आप काट देना, गलती से मिस प्रिंट हो गया है। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है जीएसटीआर 1 का। जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी होती है नॉर्मल पर्सन को, इंक्लूडिंग सीटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी यही रिटर्न फाइल करनी होती है। बट हालांकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 90 दिन के लिए होता है, आपको याद होगा 90 दिन के लिए होता है। अगर वो 90 दिन से पहले उसका जीएसटी नंबर पूरा हो गया, उसका काम पूरा हो गया, तो वो 90 दिन से पहले भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। मतलब अपनी जीएसटीआर 1 नेक्स्ट मंथ के 10 से पहले भी फाइल कर सकता है, क्योंकि वो बेचारा दिल्ली में आया है किसी काम से और वो कैजुअल पर्सन है। अगर उसका काम पूरा हो गया है तो वो ड्यू डेट का वेट नहीं करेगा, वो अपनी रिटर्न पहले भी फाइल कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है एक बार, कि ऐसा कौन सा पर्सन ऐसा है जो अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकता है, तो आप बोलोगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है जो अपनी रिटर्न पहले फाइल कर सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर किसी बंदे ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाया हुआ है, तो कैंसिल के बाद वो अपने ड्यू डेट का वेट नहीं करेगा, वो भी अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकता है। सर बाकी लोग क्या अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करने का प्रावधान जीएसटी लॉ में नहीं दिया गया। ये आप ऐसे समझ लो कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ नहीं, आप कह रहे हो जी मैं अपना ऑडिट कराऊंगा, कैसे कराओगे ऑडिट अपना? आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद आपका ऑडिट शुरू होगा। इसी तरीके से जब तक आपका ड्यू डेट, जब तक आपका पूरा अप्रैल मंथ कंप्लीट नहीं होता, आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास टाइम मिलेगा 1 से लेके 10 तारीख नेक्स्ट मंथ की। इस 10 दिन आपके पास हैं, इस 10 दिन में अपनी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नॉर्मल कैजुअल टैक्स, नॉन रेजिडेंट की बात कर लेते हैं। तो नॉन रेजिडेंट के लिए जो फॉर्म है वो जीएसटीआर 5 है, क्योंकि ये फिरंगी लोग होते हैं, इनके लिए हमने अलग फॉर्म बनाया है और बहुत सिंपल फॉर्म बनाया है, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं। तो इनको हमने टाइम दिया है 20 तारीख का, और 20 तारीख का टाइम कब से दिया है हमने? अगले टैक्स पीरियड जो होता है इनका अभी मंथली होता है, तो मंथली टैक्स पीरियड आपका 20 तारीख है, और विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ने बोला या तो 20 तारीख को रिटर्न भर दो अपनी, और या तो 7 दिन में भर दो अगर आपका जीएसटी नंबर एक्सपायर हो गया है। मतलब 90 दिन
के बाद आपका जीएसटी नंबर एक्सपायर होता है, या फिर जो आपने एप्लीकेशन में डेट दिया, आप भूल गए, याद है आपको कि जो आपने एप्लीकेशन में डेट दी है, या फिर 90 दिन विच एवर इज अर्लियर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का और नॉन रेजिडेंट का। तो मैंने कहा जी इसने जीएसटी नंबर लिया था फॉर मान लो 15 दिन के लिए, तो 15 दिन आपके जब एक्सपायर हो गए हैं, 15 दिन आपके एक्सपायर हो गए हैं, एक्सपायरी के 7 दिन में आपको अपनी जीएसटी की फाइल करनी है। दोबारा बोल देता हूं, एक फिरंगी हमारे इंडिया में आया, उसने ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाई और उसने बोला जी मेरा जीएसटी नंबर मैं लूंगा सिर्फ 15 दिन के लिए। तो 15 दिन जब इसके एक्सपायर हो गए हैं, उसके 7 दिन में उसको अपनी जीएसटीआर 5 फाइल करनी है। ठीक है जी, 7 दिन में फाइल करनी है, और 20th ऑफ फॉलोइंग विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले आएगा उसमें आपको अपनी जीएसटीआर फाइल करनी है। एक बंदा बोलेगा जी सर मेरे पास तो पूरे महीने कुछ काम ही नहीं हुआ, ना तो मेरी सेल है, ना मेरी परचेज है, ना मैंने कोई काम किया, ड्यू टू कोरोना मैंने कोई काम ही नहीं करा, तो बताओ क्या मैं अपनी जीएसटी रिटर्न भरूं कि नहीं भरूं? यस, आपको जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आपका 0 रुपए का काम है, अगर आपकी 0 रुपए की परचेज है, आपका 0 रुपए का आईटीसी है, गवर्नमेंट ने बोला आप अपनी निल की रिटर्न फाइल कर दो, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बहुत लोगों ने ऐसा किया है कोरोना के टाइम पे कि लोग घर बैठे हुए थे अपना 1 साल तक, उन्होंने जीएसटी का पोर्टल लॉगिन ही नहीं करा। उन्होंने बोला जी हम तो, हमारा काम ही नहीं है, हम जीएसटी रिटर्न फाइल क्यों करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी बाद में और उनको रिलैक्सेशन दे दी है, बट वैसे बता रहा हूं आपको कि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। वंस यू आर रजिस्टर्ड यू नीड टू फाइल योर जीएसटी रिटर्न। प्रैक्टिकल क्लास में देता हूं नोएडा साइड में, तो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने जीएसटी नंबर ले लिया, और जीएसटी नंबर लेने के बाद शौक में ले लिया उसने। देखता हूं कैसा नंबर होता है, जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली हम कराते हैं क्लास में, वो उसने जीएसटी नंबर ले लिया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, और उसके बाद वो भूल गया जीएसटी नंबर लेने के बाद, उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया कि आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है, और नोटिस आ गया इस सेक्शन में, इस सेक्शन में उसको नोटिस आ गया स्टूडेंट को, और उसका मेरे पास फोन आया कि सर मेरे को जेल तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं जेल में चला जाऊं, मेरे को नोटिस आ गया, मैं घबरा गया हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे कह रहे हैं रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल नहीं हुई है मेरी। मैंने कर दो फाइल, कोई दिक्कत नहीं, आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं करी? कह रहे सर मुझे करनी नहीं आती है। तो मैंने कहा आप पूछ लेते मेरे से। कह रहे सर लॉकडाउन हो गया तो मैंने सोचा रिटर्न फाइल करनी जरूरी नहीं होती होगी। तो निल की रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। उस बंदे ने सारी रिटर्न फाइल करी अपनी निल की, चाहे भले उसका काम हुआ हो ना हुआ हो, उसको अपनी निल की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था। सारी रिटर्न ने फाइल करी, नोटिस का रिप्लाई करा, तब जाके उसको थोड़ी शांति मिली। तो ध्यान रखना दोस्तों, निल की रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे भले ही आपकी 1 रुपए की सेल ना हुई हो। तो ये होती है हमारी नॉन रेजिडेंट की जीएसटीआर 5। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम के लिए अलग रिटर्न बनाई गई, क्योंकि कंपोजिशन डीलर इशू करते हैं बिल ऑफ सप्लाई और वो टैक्स चार्ज कस्टमर से नहीं करते। उनके लिए सिंपल रिटर्न बनाई गई CMP 08, जो भरी जाती है 18 तारीख को, जो भरी जाती है 18 ऑफ एवरी क्वार्टर। मतलब हमारा जो क्वार्टर है वो है अप्रैल से जून का, तो हम रिटर्न फाइल करेंगे 18 ऑफ जुलाई को। मतलब क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 18 तारीख को हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, जो फॉर्म मैंने आपके लिए डाउनलोड करे हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। ये बहुत सिंपल रिटर्न है जी, CMP 08 रिटर्न है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं ये वाली। तो इसके अंदर सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिर क्वार्टर होता है, फिर आपका होता है जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ता है। ये फॉर्म आप प्लीज रिवाइज करके जाना, एग्जाम में बड़े काम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली देखने में और वैसे रटने में बड़ा फर्क हो जाता है। तो ये फॉर्म आपको ध्यान से देख के जाना है। उसके बाद आपका लीगल नेम आता है, ट्रेड नेम होता है। लीगल नेम होता है जो आपका पैन नंबर पे आ रहा होता है, और ट्रेड नेम आपका कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपका डेट ऑफ फाइलिंग, ये आपका सिस्टम जनरेट करके देता है, ये आपको फिल नहीं करना होता। उसके बाद आपका होता है समरी असेसमेंट लायबिलिटी। सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी आप निकालते हो और समरी रूप में निकालते हो। तो ये कौन फाइल कर रहा है रिटर्न? ये फाइल कर रहा है कंपोजिट डीलर।
कंपोजिशन डीलर और पर्सन, यहां नोट कर लो, अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 2019 CTR। आपको याद होगा ये नोटिफिकेशन पड़ी थी जहां पे टैक्स लगता है 6% लगता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। ये दोनों बंदों के लिए यहाँ पे ये CMP 08 रिटर्न है। ये रिटर्न जो है ये क्वार्टरली होती है, क्वार्टरली फाइल होती है ये, और इसको भी हमने स्टेटमेंट वर्ड दिया है, रिटर्न वर्ड इसको हमने नहीं दिया, इसको भी हमने स्टेटमेंट वर्ड दिया है। तो इसके अंदर हम क्या फिल करते हैं? सबसे पहले तो हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरते हैं, इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई। इस फॉर्म को अलग से प्रिंट निकाल के आप अपने कंपोजिशन वाले चैप्टर में लगा लेना साइड में, ताकि आपको याद करने में, रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। एग्जम्प्ट सप्लाई आपको याद होगा, एग्जम्प्ट सप्लाई अगर आपका केस है गुड्स वाला, तो जो हम परसेंटेज लेते हैं 1%, वो लेते हैं ओनली टैक्सेबल सप्लाई की, ओनली टैक्सेबल सप्लाई का 1% हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर आपका केस है सर्विस वाला तो हम 1% लेते हैं टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट का। ध्यान है आपको ये बात, गुड्स वाले केस में स्पेशल लिखा हुआ था कि आपको 1% टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट का लेना है। सर्विस वाले केस में 1% ऑफ टोटल टर्नओवर लेना है, एग्जम्प्ट प्लस टैक्सेबल का दोनों का टोटल आपको लेना है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको साथ में रिवाइज करनी है। तो यहां पे गवर्नमेंट कह रही है जी आप दोनों का यहां पे डिटेल हमारे को दो, डिटेल आपको दोनों की देनी है। और गुड्स वाले केस में आपको जो टैक्स निकालना है वो सिर्फ टैक्सेबल का ही निकालना है, एग्जम्प्ट का नहीं निकालना। सर्विस वाले केस में आपको टोटल पे टैक्स निकाल के दिखाना है। ध्यान रखना है आपको, ये जो फॉर्म है आप साथ में फाइल में लगा लो, जो आपका चैप्टर है कंपोजिशन लेवी का, वहां लगा लो ये चेक। उसके बाद है आपका इनवर्ड सप्लाई RCM। आपको याद होगा जो ये आपका हमारा कंपोजिट डीलर होता है, इसको RCM में टैक्स देना पड़ता है। ध्यान रखना, RCM में ये भी टैक्स देना पड़ता है, एक जगह पे नहीं देता, एक जगह पे नहीं देता। याद करना, एक जगह पे लिखा हुआ था एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर। आप याद करना सेक्शन 9(3), वहां पे एक लिस्ट में दिया हुआ था, सिर्फ एक जगह पे कंपोजिट डीलर को बाहर किया था हमने। उसके लिए हमने एग्जाम में क्वेश्चन भी किया था। आप दोबारा रिवाइज करना अपने चैप्टर को, आपको याद आएगा। तो वो भी आप यहां पे लिंक कर लेना। उसके बाद है जी टैक्सेबल, टैक्स पेबल निकालते हैं, इंटरेस्ट पेबल निकालते हैं, टैक्स पेड निकालते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्म हम फिल करते हैं CMP 08 के लिए, जिसके अंदर हम आउटवर्ड की सप्लाई डिटेल दे रहे हैं, इनवर्ड RCM दे रहे हैं, टैक्स पेबल दे रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी देते हैं हम, इंटरेस्ट दे रहे हैं, और टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड की डिटेल हम दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों ये, जो आपका क्वार्टरली फाइल होता है, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम एक फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, कंपोजिशन डीलर की एनुअल रिटर्न हम फाइल करते हैं। ये आपकी एनुअल होती है। पहले ये क्या था, पहले लॉ में ऐसा था, पहले हम ये रिटर्न फाइल करते थे, ये होती थी आपकी क्वार्टर रिटर्न। इसको चेंज करके गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है CMP 08 में। अब ये रिटर्न फाइल होती है, ये आपकी एनुअल रिटर्न फाइल होती है। कंपोजिट डीलर की एनुअल रिटर्न फाइल होती है GSTR 4 में, और ये आपकी फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, और ये नोटिफिकेशन जो ले रहा है उसके लिए भी ये रिटर्न होती है। इसके अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम GST नंबर देते हैं, लीगल नेम देते हैं, आपकी पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर देते हैं, और AR नंबर ये सिस्टम से जनरेट हो जाता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये जब आप फाइल कर देते हो आपको एक नंबर मिलता है कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। तो ये आपकी होती है बेसिक डिटेल। उसके बाद आप देते हो ईयर देते हो अपना, उसके बाद आप कुछ टेबल फिल करते हो, इनवर्ड सप्लाई देते हो RCM वाली, ये सारी आपकी इनवर्ड सप्लाई के बारे में बात करता है, इंपोर्ट के बारे में बात करता है। तो एग्जाम में आपको टेबल नंबर याद नहीं रखनी है, आपको बस ये बताना है उसको कि हम इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM की डिटेल हम देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं बेसिक डिटेल, फिर हम इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं GSTR 4 में, अगर आपसे पूछा है तो उसने। उसके बाद आप बताओगे इनवर्ड के बाद हम देते हैं, क्या देते हैं जी, हम देते हैं सप्लाई ऑफ समरी ऑफ सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी, हम एडवांस की डिटेल देते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली हम आउटवर्ड की
सप्लाई की डिटेल देते हैं इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, इनवर्ड की दोबारा डिटेल देते हैं और टैक्स पेड की डिटेल देते हैं। तो ये हम डिटेल सारी भर रहे हैं, ये सारी डिटेल हम भर रहे हैं एनुअल भर रहे हैं, मतलब पूरे साल की भर रहे हैं। जो पहले हमने फॉर्म भरा था ये हमने भरा था क्वार्टरली, ये हम पूरे साल का फॉर्म भर रहे हैं। और इस फॉर्म के अंदर पहले हम दे रहे हैं आरसीएम की डिटेल, फिर हम दे रहे हैं आउटवर्ड की, आरसीएम की और टैक्स पेड की डिटेल यहां पे हम दे रहे हैं। ये दो बातें हो गई जी पूरी। उसके बाद हम टैक्स वाइज भी डिटेल दे रहे हैं, मतलब टैक्स रेट वाइज वो पूछ रहा है कि टैक्स रेट वाइज बताओ कि आपका कौन कौन सा टैक्स बनता है। तो ये टैक्स रेट वाइज इनवर्ड की और आउटवर्ड की डिटेल आपको बतानी है। हालांकि हमारा जो टैक्स रेट है वो 1% है, 5% है या 6% है। तो गवर्नमेंट कह रही है आप टैक्स रेट वाइज बताओ कि आपका क्या क्या रेट पे आपने टैक्स इनवर्ड सप्लाई करा है, क्या रेट पे आपने इनवर्ड सप्लाई करा है और क्या रेट पे आपने आउटवर्ड सप्लाई करा है। इसको आप टैक्स रेट वाइज हमें बता दो, पूरे साल का बताना है। उसके बाद टीसीएस ये आपके काम का नहीं है, ना आपके कोर्स का पार्ट है। तो आप टीडीएस टीसीएस आपको जो रिसीव हुआ है वो देना है आपको। लास्ट में आपको जो टैक्स इंटरेस्ट आपका बनता है वो आपको देना है। और लास्ट में आपका रिफंड है तो रिफंड आपको देना है। और उसके बाद आप वेरिफिकेशन देते हो, साइन करते हो और आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। तो बेसिकली कंपोजिट डीलर के लिए दो तरह की रिटर्न हमने बनाई है। एक आपकी बनाई है CMP 08 जो कि जाती है क्वार्टरली और उसका ये सिंपल फॉर्म है। और एक रिटर्न है आपकी एनुअल जाती है GSTR 4 जिसकी बेसिक डिटेल जाती है इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद RCM वाली सप्लाई, उसके बाद टैक्स रेट वाइज सप्लाई जाती है इनवर्ड आउटवर्ड, TCS TDS रिसीव और टैक्स इंटरेस्ट पेबल और पेड। ये डिटेल आपकी जाने के बाद आप वेरिफिकेशन कर देते हो और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो। तो ये आपका फॉर्म हमारा समझा दिया पूरा कंपोजिशन लेवी का कैसे फॉर्म हम फिल करते हैं। दोस्तों वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने कॉन्सेप्ट पे। हम बात कर रहे थे अभी GSTR 1 की। GSTR 1 की हम बात कर लेते हैं। GSTR 1 में हम क्या क्या फिल करते हैं उसकी हम बात एक बार कर लेते हैं। पहले होती है हमारी बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में हम भरते हैं, ये बात कर रहा हूं GSTR 1 हम कैसे भरते हैं और क्या क्या उसमें होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाता है अक्सर। तो GST नंबर हम देते हैं, नेम ऑफ बिजनेस देते हैं, फाइनेंशियल ईयर देते हैं, टैक्स पीरियड देते हैं, HSN वाइज समरी देते हैं और डॉक्यूमेंट की डिटेल देते हैं। तो ये हम डिटेल देते हैं। हमें HSN वाइज समरी भी देनी पड़ती है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं। ये डिटेल हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देनी होती है HSN वाइज समरी कि आपके HSN के हिसाब से आपका पूरा टैक्स जो निकल के आता है वो किस समरी बना के देनी है आपको HSN वाइज। उसके बाद आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू करे हैं, मतलब आपका बिल बुक नंबर, जो आपका बिल बुक है उसका सीरीज क्या चल रही है, कितने आपने बिल नंबर 1 से शुरू किया है 50 तक इशू किया है। तो आप बताओगे कि मैंने 50 बिल इशू कर दिए हैं पूरे महीने में, उसकी डिटेल आप देते हो, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जो आपने इशू करे हैं उसकी डिटेल हम देते हैं। उसके बाद जी हमारा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में सबसे पहले होता है B2B। B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। B2C ये हमेशा ऑलवेज इनवॉइस वाइज होगा, ये दिमाग में डाल लो अपने, ये हमेशा इनवॉइस वाइज होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी B2B होती है वो हमेशा इनवॉइस वाइज दी जाएगी, टोटल कंसोलिडेटेड नहीं दी जाएगी। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो अटेम्प्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे, उसको करेंगे, ट्राई करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद B2B होती है, ये डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू की है, ट्रांजैक्शन आपकी हाई वैल्यू की है और इंटरस्टेट है, तो ये भी आपकी इनवॉइस वाइज रिपोर्ट होगी, अदरवाइज टोटल लेवल पे रिपोर्ट हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने एक सप्लायर ने इनवॉइस करा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी को, ठीक है जी, और आपने सप्लाई करा मान लो सारा का सारा, इसको किया आपने इंटर, इसको किया आपने इंट्रा, इसको किया आपने इंटर और इसको किया आपने इंटर। तो ये सारे के सारे कंज्यूमर हैं हमारे, ये सारे क्या हैं B2C हैं, ये सारे B2C हैं।
तो यहां पे अगर वैल्यू आपकी है 2.5 लाख से ऊपर, तो ये रिपोर्ट होगा आपका इनवॉइस वाइज। ये आपकी वैल्यू है मान लो 50,000, ये है 60,000 और ये है आपकी 70,000। तो इनका टोटल लगाएंगे हम, टोटल हमारा आएगा 60 और 5 से 11 और 180 आएगा। तो 180 जो है हम रिपोर्ट कर देंगे। ये रिपोर्ट हम कैसे कर देंगे दोस्तों, ये हम रिपोर्ट कर देंगे कंसोलिडेटेड, मतलब इसको हम इनवॉइस वाइज रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो इसको हम इनवॉइस वाइज रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कर देंगे। ये बातें कहां लिखी हुई है सर, ये बातें आपकी यहां लिखी हुई हैं, मैंने लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई मैटर इंटर का है और B2B का है, B2B का तो हमेशा इनवॉइस वाइज ही होगा। आप याद कर लो, B2B सप्लाई का पर्पस है कि हम उसको मैचिंग कराएं। हम 2A में उसका तभी आएगा मेरे सामने वाले रेसिपिएंट का जब मैं उसको B2B इनवॉइस वाइज दिखाऊंगा, अदरवाइज उसके 2A में नहीं आएगा, वो ITC नहीं ले पाएगा, उस सेक्शन 16 में उसको दिक्कत आएगी। इसीलिए हम B2B ट्रांजैक्शन को हमेशा इनवॉइस वाइज दिखाते हैं, हमेशा इनवॉइस वाइज दिखाते हैं। अब बात आ गई B2C की। B2C के अंदर अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो हमें इनवॉइस वाइज दिखाना है। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू प्लस GST। अगर आपका वैल्यू प्लस GST, ये छोटी छोटी बातें है ना, ये एग्जाम में बड़े तंग करती हैं। अभी तो आपको लग रहा है बड़ा आसान है ये, बट छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इनवॉइस प्लस GST अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको इनवॉइस वाइज दिखाना है। दो बातें पूरी होनी चाहिए जी, पहला है इंटर होना चाहिए प्लस इंटर प्लस 2.5 लाख से ज्यादा। अगर ये दो बातें हैं और आपका केस B2C का है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल आपको दिखानी है। स्पेशल अटेंशन देना इस पे, स्पेशल अटेंशन देना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। अगर आपका B2C इनवॉइस है और अगर वो 2.5 लाख से कम का है तो आपको क्या दिखाना है, कंसोलिडेटेड दिखाना है। कंसोलिडेट के अंदर भी कहता है स्टेट वाइज दिखाओ, रेट वाइज दिखाओ। इस बात को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है आपके लिए, मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हुई है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हालांकि आपको लिखना है एग्जाम में, आपको कंसोलिडेटेड दिखाना है, यू हैव टू शो कंसोलिडेटेड वैल्यू, बट आपकी वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से एक्सीड ना करती हो। ठीक है जी। उसके बाद है जी इंट्रा वाला केस। इंट्रा वाले केस में B2B में हमेशा इनवॉइस वाइज होगा, B2B इज ऑलवेज इनवॉइस वाइज। इंट्रा वाले केस में अगर B2C है तो ऑलवेज इनवॉइस वाइज, सॉरी ऑलवेज कंसोलिडेटेड। मैंने कहा जी इंट्रा वाला हमेशा, इंट्रा ऑलवेज, इंट्रा B2C ऑलवेज क्या होगा, कंसोलिडेटेड होगा। सर ऐसा क्यों किया गया, हमें थोड़ा लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है। मैंने कहा जी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में लगता है IGST और गवर्नमेंट IGST का बंटवारा फटाफट करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है IGST की जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसका बंटवारा फटाफट किया जाए, इसलिए इसको इनवॉइस वाइज दिखाया जाए। इसको इनवॉइस वाइज दिखाया जाएगा तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा इसका रिको बनाना, क्योंकि हमारी सेल उसकी परचेज, हमारी सेल उसकी परचेज। तो आपको ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है, हाई वैल्यू प्लस इंटर, हाई वैल्यू प्लस इंटर, हाई वैल्यू प्लस इंटर, हाई वैल्यू प्लस इंटर, हाई वैल्यू प्लस इंटर। क्या होगा हमेशा, यह आपका होगा इनवॉइस वाइज, हमेशा इनवॉइस वाइज होगा। अगर हाई वैल्यू और इंट्रा है तो क्या होगा, हमेशा कंसोलिडेटेड होगा। इंट्रा B2C हमेशा कंसोलिडेटेड होगा। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस पे ध्यान देंगे हम, एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे इसके ऊपर। तो ध्यान रखना है B2C के लिए हमें ट्रांजैक्शन देखनी है, अगर हाई वैल्यू प्लस इंटर है, हाई वैल्यू प्लस इंटर है तो दिखाएंगे इनवॉइस वाइज, अदरवाइज हम दिखाएंगे कंसोलिडेटेड। उसके बाद है जीरो रेट सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट सप्लाई या फिर सप्लाई टू SEZ। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट,
इसका भी सेम फंडा है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब जो आपकी सेल रिटर्न है या आपने सेल कम करी है, सेल बढ़ाई है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट। उसके बाद नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम यहाँ पे शो करते हैं। लास्ट में है अमेंडमेंट। याद करो ये अमेंडमेंट रिवीजन नहीं है, इट इज नॉट रिवीजन। रिवीजन क्या होती है? जो हम लास्ट में जाके करते हैं उसको हम रिवीजन बोलते हैं। ये तो हम क्या कर रहे हैं, अगले पीरियड में जाके लास्ट मंथ की डिटेल में कुछ चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना जीएसटी नंबर गलत लिख दिया, मैंने कहा जी मेरा जीएसटी नंबर होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, और मैंने लिख दिया कुछ और। तो मैं अपना अप्रैल का जो जीएसटी नंबर है इसको चेंज करूंगा मई में जाके, इस मंथ में जाके चेंज नहीं कर सकता, मैं मई में जाके अपना जीएसटी नंबर को करेक्ट कर दूंगा। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना। और ये अमेंडमेंट मैंने कहां करी है? नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में करी है, अप्रैल में जाके नहीं करी, नेक्स्ट मंथ में जाके करी है। और ये अमेंडमेंट का भी एक टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने आपको दिया है। गवर्नमेंट वाला इस तरह के चेंज करने का, इस तरह की करेक्शन करने का हम आपको टाइम दे रहे हैं, एक टाइम लिमिट दे रहे हैं, उसके बाद आप ये चेंज आप नहीं कर सकते। टाइम लिमिट क्या है दोस्तों? लेट मी शो यू टाइम लिमिट। व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट क्या रहती है? टू चेंज एनी अमेंडमेंट, ये है आपकी टाइम लिमिट जो हमें पढ़नी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकली आ सकता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू चेंज और टू अमेंड एनी डिटेल अंडर ऑफ आउटपुट आउटवर्ड सप्लाई। टेबल 9 और 9 ये होती है आपकी, आपको टेबल नंबर याद नहीं करनी है, ये आपकी अमेंडमेंट की होती हैं जो आपको अमेंडमेंट करने के लिए अलाउ करती हैं। बट ये पिछले पीरियड की अमेंडमेंट नेक्स्ट पीरियड में करने के लिए अलाउ करती है। पिछले पीरियड में नहीं जा सकते वापस आप, आपको अगले पीरियड में जाके अमेंडमेंट करनी है। अमेंडमेंट हो सकती है कि आपने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया हो, आपने वैल्यू गलत डाल दी थी, आपने डीसी नंबर गलत डाल दिया था, आपने रेट गलत ले लिया था, बहुत सारे के चेंज आप ले सकते हो। आपको अपना ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना पड़ता है उसके अंदर, और आप बताते हो कि मुझे ये वाली चीज ठीक करनी है, वो आप ठीक कर देते हो और वो ठीक हो जाती है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो इस तरह की अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है आफ्टर द रिटर्न ऑफ 39, यानी कि 20 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर के 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर हमें याद आ रहा है, हमने कहीं पढ़ा हुआ है, हमें याद आ रहा है पर हमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आप याद करो अपना सेक्शन 16 4 आप याद करो अपना आईटीसी का, वहां पे हमने ये सेम की सेम डेट पढ़ी थी। सेक्शन 16 ने बोला था आईटीसी लेने का अधिकार है आपका, हो जाएगा, वो होगा आपका 20 अक्टूबर को, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर को, ये लास्ट आपका होगा। अमेंडमेंट करने से कई बार क्या होता है, हमारी लायबिलिटी कम हो रही होती है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो गवर्नमेंट कहती है जी हम आपको एक टाइम लिमिट दे रहे हैं, इस टाइम लिमिट के बाद आप कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है जी? इस एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले या फिर 20 अक्टूबर से पहले, जो भी पहले है इनमें से, उससे पहले आप अपनी अमेंडमेंट कर सकते हो, उसके बाद अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ लिया अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट है ये दोनों रिटर्न के लिए हम बात करेंगे। ये अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 और 3B दोनों के लिए ये टाइम लिमिट आपकी सेम रहेगी। तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि जितने भी टाइम लिमिट वाले कॉन्सेप्ट हैं वो आप अलग से कहीं पे नोट बना लें, नोटिंग कर लें, ताकि आपको टाइम लिमिट सारी याद रहें। उसके बाद हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट। ये एज इट इज है कि आपको जो डिटेल देनी है, एचएसएन वाइज समरी देनी है, उसके अंदर आपको अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपको देने हैं 2 डिजिट, आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ है तो आपको देने हैं 4 डिजिट। ये रहेगा मई अटेम्प्ट वालों के लिए, और नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए बच्चों के लिए नया रूल आया है, अप टू 5 करोड़ B2B के लिए 4 डिजिट, B2C के लिए 4 डिजिट। और ये 4 डिजिट क्या है, ऑप्शनल है आपके लिए, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। और अगर 5 टर्नओवर आपकी 5 करोड़ एक्सीड कर रही है तो B2B के लिए आपका और B2C के लिए 6 डिजिट आपको देने हैं। तो ये जो नवंबर अटेम्प्ट वाले कोर्स देख रहे हैं उनके लिए
ये रहेगा, और जो मे टेंट वाले हैं उनके लिए आपका ये रहेगा। तो रिटर्न, जीएसटी रिटर्न भरते हुए भी हमारे को HSN वाइज समरी देनी होती है, और उसके अंदर आप टू डिजिट दोगे अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। अगर आप अदरवाइज आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आप दोगे 4 डिजिट। तो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 2 डिजिट है, 5 करोड़ से ज्यादा में 4 डिजिट है। ठीक है जी। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने इनवॉइस वाले चैप्टर में। कुछ बातें हम और समझ लेते हैं। जीएसटीआर 1 के बारे में कुछ लोगों के भ्रम है, उस भ्रम को भी हम दूर कर देते हैं। पहली बात तो कुछ लोग बोलते हैं जी हमने अपनी पिछले महीने की रिटर्न नहीं भरी तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं, हम अपने इस साल इस महीने की रिटर्न भर देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी पिछले महीने की रिटर्न फाइल नहीं होगी आप करंट पीरियड की रिटर्न नहीं भर सकते। ये बात तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एक चैप्टर में पेमेंट वाले में, कि जब तक आप पिछले वाले पीरियड की पेमेंट नहीं करोगे तो हम करंट मंथ की पेमेंट आपकी नहीं मानेंगे। तो पहले आप करंट मंथ की पेमेंट करोगे, पहले प्रीवियस की करोगे, बाद में आप करंट मंथ की पेमेंट करोगे। जब तक आप प्रीवियस मंथ की पेमेंट रिटर्न फाइल नहीं करोगे आपको करंट मंथ की रिटर्न फाइल हम नहीं करने देंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जब आप कैंसिलेशन कराओगे जीएसटी का तो कैंसिलेशन के टाइम में आपको जीएसटी 1 भरनी पड़ेगी जब आपका एक्टिव पीरियड है। मतलब जैसे मान लो जिस दिन आपने कैंसिलेशन कराया उस दिन तक आपको अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी। उसके बाद है कि अगर आपने अपना नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन स्कीम में आप कन्वर्ट हुए हो तो जो आपका उस पीरियड का टाइम है जब आप कन्वर्ट हुए हो, कन्वर्ट होने तक का टाइम है, इस पीरियड में भी आप अपनी जीएसटी की रिटर्न नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह फाइल करोगे। उसके बाद लास्ट है कि आपको कोई स्कैन कॉपी कोई अपलोड नहीं करनी पोर्टल पे। आपको अपना इनवॉइस स्कैन करके पोर्टल पे नहीं डालना है। आपको बस इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस का पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स आपको डालना है। आपको इनवॉइस अपलोड नहीं करना। लोग बोलते हैं सर मैं क्या इनवॉइस अपलोड करना है? इनवॉइस नहीं डालना आपको इनवॉइस की डिटेल डालनी है बस। तो ये कुछ बातें हमने कर ली। एक बात जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि सर नील रिटर्न क्या हम फाइल कर सकते हैं? यस, अगर आपका काम नहीं है तो भी आपको नील रिटर्न फाइल करनी है, और नील रिटर्न फाइल आप एसएमएस से भी कर सकते हैं। आप एसएमएस से भी नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक एग्जाम में बड़ा सुंदर क्वेश्चन आया, बच्चे काफी स्टूडेंट वो क्वेश्चन गलत करके आ गए। क्वेश्चन क्या आया सर कि एक क्वेश्चन ये आया कि एक बंदे की ना तो सेल है और उसकी परचेज है थोड़ी सी 100 रुपए की, 100 रुपए की परचेज है, उसकी सेल जो है वो 0 है। इस बंदे ने रिटर्न फाइल कर दी नील की। क्या ये एसएमएस से कर सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। आजकल नया सिस्टम आया है गवर्नमेंट का कि आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस डालोगे कि मेरी इस महीने की रिटर्न जो है सर वो नील है, तो मुझे पोर्टल पे जाके लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, मेरी एसएमएस से ही रिटर्न चली जाएगी। तो ये सिस्टम आया। तो ये इसलिए आया कि जो जिस बंदों का नील डेटा है, कुछ काम नहीं है उनका, तो लोगों ने सोचा कि नील का मतलब यहाँ पे सेल से है, परचेज से नहीं है। अगर भाई साहब आपकी परचेज है तो आप नील रिटर्न एसएमएस से नहीं कर सकते, आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2A में कुछ डेटा आ रहा है, 2A में डेटा आ रहा है तो आपने कोई परचेज करी हुई है तो आप उसको एसएमएस से नहीं कर सकते, आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो आप इसका आंसर दोगे कि नील का मतलब यहां पर ये है कि ना तो आपकी सेल है, ना आपकी परचेज है, ना आपका इनवर्ड सप्लाई है, ना आपका आउटवर्ड सप्लाई है, ना कोई 2A में आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा आपका, तभी उसको नील मानेंगे। तब जाके आप उसको एसएमएस के द्वारा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल दोगे, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी घर बैठे बैठे विदाउट एनी लॉगिन इनटू सिस्टम। ये नया फैसिलिटी गवर्नमेंट ने निकाली है। एक जो क्वेश्चन ये भी आ रहा है बार बार एग्जाम में कि आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती एंड मतलब आपके फाइनेंशियल पीरियड से पहले, क्लोज होने के पहले आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बट 2 केस ऐसे हैं, द टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट पीरियड, हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन। आप अपने जैसे मान लो अप्रैल का महीना है तो 30 अप्रैल से पहले आप अप्रैल की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बट इसके 2 एक्सेप्शन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कर सकता है अपने बिजनेस क्लोज करने के बाद, और
कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी और नॉर्मल पर्सन, जो बंदे ने कैंसिल कराया है वो भी अपनी रिटर्न, जैसे मान लो कैंसिल कराया मैंने, यहां मैंने अप्लाई करा कैंसिलेशन और यहां मेरा जीएसटी नंबर ग्रांट हो गया, तो मैं जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद अपनी GSTR1 भर सकता हूं विदाउट वेटिंग फॉर ड्यू डेट। ध्यान रखना यहां पे नॉन रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए अलग रिटर्न है GSTR5, तो हमें नॉन रेजिडेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकता है। तो 2 एक्सेप्शन है यहां पे जो हमें याद करने हैं। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों, ये बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या कंटेंट रहेगा, डीएससी नंबर, लीगल डिटेल, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, टैक्स पेबल, इंटरेस्ट, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये एनुअल रिटर्न है GSTR4 जो कि होती है कंपोजिट डीलर के लिए। तो इसमें जीएसटी नंबर, लीगल नेम, TCS रिसीव, इंटरेस्ट, रिफंड, इनवॉइस वाइज डिटेल, सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी और जीएसटी रेट वाइज। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अपनी प्रैक्टिकल रिटर्न से देख चुके हैं, ये हमने कैसे फिल करनी है, दोबारा वहां से आप देख के इसको रिकॉल कर लेना। तो ये हमारी बात हो गई सर GSTR1 की। अब हम बात करते हैं GSTR3B की, जो हमारी एक्चुअली में हमारा रिटर्न वर्ड यूज किया गया है, उसकी हम बात अब कर लेते हैं। ये रिटर्न हमारी बेसिकली मंथली रिटर्न होती है। अभी जो नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए एग्जाम में एक अमेंडमेंट आई है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अब ये GSTR3B भी क्वार्टरली हो गई है, कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है, बट अभी आपके अटेम्प्ट के लिए जो मे अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए रिटर्न क्या है, ये हमेशा 3B आपकी मंथली रहेगी। इट इज ऑलवेज मंथली रिटर्न फॉर योर एग्जाम पर्पस। जो स्टूडेंट नवंबर वाले ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अलग से मैं क्लास लेके आऊंगा, अमेंडमेंट क्लास, वहां पे कवर करेंगे कि ये जो रिटर्न है क्वार्टरली हो गई है, कुछ केस में क्वार्टरली हो गई है। ये रिटर्न किसको फाइल नहीं करनी है जी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करनी है, नॉन रेजिडेंट को नहीं करनी है, कंपोजिट टैक्स पेयर को नहीं करनी है, पर्सन डिडक्टिंग TDS को नहीं करनी है, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स को नहीं करनी है, OADR को नहीं करनी है। इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है जी हम इसके बारे में आपसे बात नहीं करेंगे एग्जाम में, इसके बारे में आपसे बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आपसे बात नहीं करेंगे और इसके बारे में आपसे बात नहीं करेंगे। ये बात मॉड्यूल में लिखी हुई है कि इसके बारे में हम आपसे एग्जाम में बात नहीं करेंगे, ये हम पढ़ेंगे CA फाइनल लेवल पर। तो हमें याद रखना है मोटा मोटा नॉन रेजिडेंट को और कंपोजिट डीलर को ये रिटर्न फाइल नहीं करनी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है जी। ये रिटर्न फाइल कब होगी, आपके मंथ के एंड के अगले महीने के 20 तारीख को ये रिटर्न फाइल होती है और ये रिटर्न फाइल होती है आपकी ऑनलाइन या फिर GSP ASP से या फिर आपके एक्सेल यूटिलिटी से। और ये रिटर्न जो होती है इसके अंदर समरी रिटर्न होती है। एक बार हम देख लेते हैं कि ये रिटर्न दिखती कैसी है। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली ताकि आपको समझ में आए कि रिटर्न हमें दिखती कैसे। तो ये हमारी है GSTR3B जो हम फाइल करते हैं, मंथली फाइल करते हैं। एज ऑफ नाउ ये रिटर्न मंथली है, फ्यूचर में ये अभी जो है क्वार्टरली हो गई है, बट आपके एग्जाम के लिए हम इसको मंथली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इसमें देते हो अपना GST नंबर, उसके बाद देते हो अपना लीगल नेम जो आपका पैन नंबर पे आ रहा होता है। तो ये आपका कुछ टेबल है इसके अंदर जो हमें फिल करनी होती है। पहले टेबल का नाम है 3.1, ये टेबल आपको याद करनी है तो कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो डिटेल होती है सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई की और इनवर्ड सप्लाई की RCM की। तो इस टेबल के अंदर हम फिल करते हैं आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड, नील रेटेड एग्जम्प्टेड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM। जैसे मान लो हमने एडवोकेट को सर्विस दी है, सिक्योरिटी सर्विस दी है, तो जो सर्विस ले रहा है वो इसको यहाँ पे अपना लायबिलिटी क्रिएट करेगा। और लास्ट में है नॉन GST सप्लाई, एक्चुअली में इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये सारा हम निकालते हैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पे आएगा आपका टैक्स का अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो ये हमारा होता है टेबल 3.1 जहां पे हम बेसिकली टैक्स निकालने का काम कर रहे हैं। टैक्स निकालने के लिए हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद होती है हमारी टेबल 3.2 जो बात करती है अगर हमने कोई सप्लाई करी है टू इंटरेस्टेड सप्लाई करी है पहली बात तो, और करी है अनरजिस्टर्ड को, मतलब इंटर करी है प्लस B2C करी है।
B2C करी है और या फिर कंपोजिशन डिलो करी है, यूएन होल्डो करी है। तो ये हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। इट इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। रिपोर्टिंग पर्पस क्यों है जी ये? क्योंकि यहां से गवर्नमेंट को पता लगता है कि कितना सप्लाई हमने आईजीएसटी कितना स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में बांटना है, वो भी स्टेट वाइज हम यहाँ पे देते हैं। तो स्टेट वाइज हमें सप्लाई यहाँ पे देते हैं, इंटर की और B2C की। तो ये बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए पर्पस होता है। रिपोर्टिंग पर्पस से गवर्नमेंट डेटा आपसे फिल करवा रही है। उसके बाद है जी आपकी टेबल 4 जो बात करती है एलिजिबल आईटीसी, सेक्शन 16, 17, 18 आपने पढ़ा हुआ कंबाइंड रीडिंग के बाद। उसके बाद आपको आईटीसी यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे परचेज का कोई कॉलम नहीं है। जीएसटी लॉ में परचेज का कॉलम यहाँ पे नहीं आता, कहीं भी ये कॉलम यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ टैक्स का कॉलम दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू दी हुई है गवर्नमेंट ने सेल के लिए, बट यहाँ पे कोई परचेज का कॉलम गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ। यहाँ पे सिर्फ टैक्स की फिगर यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले तो हम देते हैं इंपोर्ट पे आपने जो आईजीएसटी पे करा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जो आपने आईजीएसटी पे करा है, आईएसडी से रिवर्स चार्ज पे जो आप टैक्स पे करते हो उसका भी आपको, आरसीएम का भी आपको आईटीसी मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों मेरी बात कि रिवर्स चार्ज पे जो आप जीएसटी पे करते हो उसका भी आपको, आरसीएम पे जो आप टैक्स पे करते हो उसका भी आपको आईटीसी मिलता है। और उसके लिए कोई 180 डेज की कंडीशन फुलफिल नहीं करनी होती। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था आरटीपी के अंदर, वहां कराया था कि आरसीएम के आईटीसी लेने के लिए हमारे को 180 डेज की कंडीशन पूरी नहीं करनी होती। उसके बाद ऑल अदर आईटीसी हमारे को यहां पे लेना होता है टैक्स वाइज। अगर आपसे कोई गलती हो गई है पिछले महीने में, या आपको लगता है कि रूल 42, 43 में मुझे कोई रिवर्सल करना है, तो रिवर्सल आप यहां पे कर सकते हैं इस कॉलम में। आपको याद होगा रूल 42, 42 बात करता था इनपुट सर्विस के रिवर्सल की, और 43 बात करता था कैपिटल गुड्स के रिवर्सल की। तो ये हम यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है नेट आईटीसी अवेलेबल। ये हमारा नेट अवेलेबल आ जाता है। और उसके बाद ये होता है हमारा रिपोर्टिंग के लिए जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट है। इट इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, ब्लॉक क्रेडिट को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। इट इज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ये हमारा प्लस माइनस नहीं हो रहा होता, यहाँ पे होता है प्लस माइनस। ये हमारा ओनली फॉर रिपोर्टिंग के लिए होता है। तो ये हमारा इस तरह से काम होता है। तो ये आपका हो गया टेबल नंबर 4। उसके बाद है टेबल नंबर 5 जिसके अंदर वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई के बारे में वो डिटेल पूछता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो है आपसे वैल्यू मांग रहा है वो कि इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू दे दो उसको। यहाँ पे टैक्स नहीं, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई जो आपका एग्जम्प्ट है, रिलेटेड है या नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स लगना नहीं है। तो इसलिए टैक्स लगना नहीं है तो आईटीसी की बात आएगी नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू मांग रहे हैं। तो ये पहला एक ऐसा टेबल है जहां पे 3B के अंदर परचेज की फिगर मांगी गई है। और परचेज की फिगर कौन सी मांगी गई है? एग्जम्प्ट की, रिलेटेड की और नॉन टैक्सेबल की। तो अगर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है ऐसा कि बताओ कौन सा ऐसा कॉलम है जहां परचेज की फिगर डाली जाती है, जीएसटीआर 3B में कहीं भी परचेज की फिगर नहीं आती, सिर्फ टेबल 5 में परचेज की फिगर आती है। वो भी कौन सी वाली? एग्जम्प्टेड, रिलेटेड एंड नॉन टैक्सेबल की। इंट्रा और इंटर की परचेज की फिगर आती है। हालांकि लोग इसको फिल नहीं करते हैं। अब मान लो आपने पेट्रोल खरीदा, प्रैक्टिकली तो पेट्रोल खरीदा है तो टेबल 5 में आना चाहिए। आपने अल्कोहल खरीदी है, पेट्रोल, तो आपका टेबल 5 में आना चाहिए। आपने अपने ऑफिस के लिए नमक खरीदा है, या आपने ऑफिस के लिए आटा खरीदा है, या मान लो आपने गेहूं खरीदा है जो कि निल रेटेड है, एग्जम्प्टेड है या नॉन टैक्सेबल है, तो वो सारी परचेज आपकी आइडियली तो यहाँ पे आनी चाहिए। बट लोग डालते ही नहीं है, लोग छोड़ देते हैं इसको प्रैक्टिकली। बट आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूं कि टेबल 5 इकलौती ऐसी टेबल है जहां पे परचेज की एग्जम्प्ट वाली फिगर यहाँ पे आती है। अदरवाइज 3B में के अंदर परचेज की फिगर कहीं भी नहीं आती। परचेज के ऊपर लगा हुआ आईटीसी हम यहाँ पे टेबल 4 में रिपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लास्ट में कर देते हैं पेमेंट। पेमेंट या तो हम आईटीसी से करते हैं या फिर हम कैश में करते हैं। पेमेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम करते हैं आईटीसी से या हम कैश में पे कर देते हैं। ठीक है जी। और लास्ट में है टीडीएस एंड टीसीएस रिसीव।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने कर लिया दोस्तों टेबल नंबर 3.1 जो बात करता है टैक्स निकालने की, टेबल 3.2 बात करता है इंटर प्लस B2C, ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए पर्पस के लिए है। टेबल 4 में हम देंगे सारा एलिजिबल ITC और ब्लॉक क्रेडिट देंगे, और टेबल 5 में हम देंगे इनवर्ड सप्लाई, एग्जम्प्टेड, रिलेटेड एंड नॉन टैक्सेबल। तो ये पेमेंट, और लास्ट में है पेमेंट। तो ये हमारा GSTR 3B हमने फॉर्म देख लिया कि कैसे हमारा GSTR 3B फाइल होता है। ये फाइल होता है हमारा 20 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को हमें ये फाइल करना होता है। ठीक है जी, 3B फाइल करना होता है। अगर आपने 3B लेट फाइल किया है तो उसकी पेनल्टी होती है 100 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, और मैक्सिमम 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। तो जितना भी आपका लेट होगा उतने लेट के लिए 100 रुपए पर डे CGST लॉ के लिए और 100 रुपए SGST लॉ के लिए, टोटल 200 रुपए पर डे। और ऐसे ही 5,000 दोनों अलग अलग एक्ट में लिमिट दी हुई है। प्रैक्टिकली जो ये लिमिट है, ये रिड्यूस होके अब आ चुकी है 25 रुपए पे, पर लॉ मेकर ने जो लिमिट अमेंड कर दी है, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बोला है एग्जाम के लिए हमें वो वेवर याद नहीं करना, एग्जाम के लिए हमारे को वेवर नहीं कंसिडर करना। तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आपको लिमिट यही याद करनी है, आपको रिड्यूस लिमिट याद नहीं करनी है। तो इसलिए मैंने उसको यहां लिखा हुआ है नोट में, मैंने रिड्यूस लिमिट दी हुई है यहां पे आपके सामने। ये आपकी रिड्यूस लिमिट है जो मैंने आपको दी हुई है लेट फीस की। तो लेट फीस के बारे में हम बात हाथ कर लेते हैं। लेट फीस GSTR 1 की भी यही है, 10 रुपए 10 रुपए और 25 रुपए 25 रुपए, बट ये आपको याद नहीं करनी है फॉर द एग्जाम पर्पस। इसलिए मैं काटा लगा रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला है जी आप ये रिड्यूस फीस को याद मत करो, ये हम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हम आपसे अगर पूछेंगे एग्जाम में तो आपको ये 100 रुपए पर डे याद करना है। और ये 100 रुपए पर डे किसके लिए है? जितने भी पीरियोडिक रिटर्न है, सब पीरियोडिक रिटर्न के लिए 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है। CGST एक्ट में 100 रुपए पर डे एक्ट की पेनल्टी है, SGST एक्ट में या UTGST एक्ट में, और मैक्सिमम 5,000 पर एक्ट की पेनल्टी आपकी लगेगी। अगर आपकी जो लेट फीस की बात करूं मैं, अगर आपकी लेट फीस आपकी एनुअल रिटर्न है तो उसकी लेट फीस आपकी होगी 100 रुपए पर डे, अगेन 100 रुपए पर डे फॉर CGST एक्ट, और 100 रुपए पर डे SGST एक्ट की, और मैक्सिमम 0.25 ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। 0.25 टर्नओवर इन द स्टेट अगर मैं बात करूं तो ये भी मैं बताऊंगा 0.25 C के लिए, 0.25 S के लिए। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। तो लेट फीस आपकी मोटा मोटा 100 रुपए पर डे की है फॉर 1 एक्ट, और मैक्सिमम 5,000 रुपए ये आपकी लेट फीस दी हुई है। अगेन अगर आपकी निल रिटर्न है तो आप रिटर्न फाइल करोगे SMS से कर सकते हो, बट SMS तभी करोगे जब आपका ना तो परचेज है ना आपका ITC है, तभी आपको निल माना जाएगा। रेक्टिफिकेशन जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो, सब प्रीवियस ईयर की अगले महीने कर सकते हो, बट उसके करने का भी टाइम लिमिट दिया हुआ लॉ में। वो सेम टाइम लिमिट जो मैंने पढ़ाया आपको, वो सेम टाइम लिमिट आपको जो GSTR 1 में था वो सेम टाइम लिमिट यहाँ पे सेक्शन 16(4) वाला सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है। कंटेंट क्या रहेगा जी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कंटेंट आपको GST नंबर, लीगल नेम, टैक्स पीरियड, आउटवर्ड सप्लाई टेबल नंबर 3.1 में, उसके बाद अनरजिस्टर्ड को इंटरस्टेट सप्लाई 3.2 में, ITC टेबल 4 में, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई टेबल 5 लिख लो यहाँ पे, टेबल 5, और पेमेंट टैक्स की ये आपके टेबल 6 में जाता है। तो ये हमारा GSTR 3B हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल है जी। और क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जी, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, जब तक आप करंट मंथ की रिटर्न पॉसिबल तभी है जब आपने पिछले पीरियड की रिटर्न फाइल कर दी है। अगर आपने पिछले पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपका कोई भी रिटर्न आगे की फाइल नहीं होगी। इवन आपने अगर पिछले महीने की कोई एक रिटर्न भी छोड़ दी है तो आपकी एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं होगी। तो ये बात भी हमने लिखी हुई है कि अगर आपने कैंसिलेशन कराया है तो कैंसिलेशन के टाइम में आप जो आपका एक्टिव पीरियड है, एक्टिव पीरियड की रिटर्न आप फाइल करोगे 3B। दोस्तों पीरियोडिक रिटर्न में मोटा मोटा 2 रिटर्न आती हैं, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 1 फाइल होती है अगले महीने की 10 तारीख को या क्वार्टर की 10 तारीख को, GSTR 3B फाइल होती है अगले महीने की 20 तारीख को। फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी,
ठीक है जी। एक बात बार बार एग्जाम में ये आ रही है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। GSTR 3B फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स शैल बी नॉट वैलिड रिटर्न, क्योंकि 3B के अंदर हम पेमेंट करते हैं, GSTR 1 में कोई पेमेंट नहीं हो रही होती, खाली डिटेल डाल रहे होते हैं, तो वहां पे टैक्स की पेमेंट की बात नहीं आती है। 3B के अंदर हम पेमेंट कर रहे होते हैं, तो कह रहा है पेमेंट जब तक आप नहीं करोगे आपकी रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाएगी और सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वैलिड रिटर्न फाइल नहीं करी। सेक्शन 16 ने बोला था कि जब तक आपका सप्लायर रिटर्न फाइल ना कर दे हम आपको ITC नहीं देंगे। तो अगर आपके सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी तो उसकी रिटर्न को वैलिड ही नहीं माना जाएगा, और रिटर्न वैलिड नहीं होगी तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होंगे। हालांकि प्रैक्टिकली बताऊं मैं आपको, प्रैक्टिकली ये बात इंस्टीट्यूट ने भी मानी है कि प्रैक्टिकली बिना पेमेंट के 3B फाइल होती नहीं है। पोर्टल अलाउ नहीं करता, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे पोर्टल आपको आगे जाने ही नहीं देगा। GST पोर्टल बहुत स्मार्ट है, बिना पेमेंट के वो आपकी रिटर्न फाइल करने ही नहीं देगा। ये बात इंस्टीट्यूट ने लिखी थी अपने सजेस्टेड आंसर में, उन्होंने लिखा था प्रैक्टिकली विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 3B कैन नॉट बी फाइल्ड। तो प्रैक्टिकली तो आप पेमेंट के बिना 3B फाइल कर ही नहीं सकते, बट हाँ लीगली बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लॉ की। अगर किसी बंदे ने लीगली कोई रिटर्न फाइल कर दी और उसने पेमेंट नहीं करी किसी भी कारण से, तो उसकी रिटर्न को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। जो आपकी रिटर्न फाइल होती है उस पे जो साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि ये सारी रिटर्न आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर रहे हो। मैनुअल रिटर्न फाइल करने का हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। मैनुअल ना तो हम ईमेल बना सकते ना ही हम रिटर्न फाइल कर सकते, तो मैनुअल काम नहीं होता हमारे यहाँ पे। या तो आप उसको साइन करोगे EVC के द्वारा, मतलब OTP आपके जाएगा मोबाइल नंबर पे, वो डाल दोगे तो मान लिया जाएगा आपने रिटर्न साइन कर दी। उसके अलावा जो कंपनी है, जो LLP है, ध्यान रखना कंपनी और LLP, कंपनी और LLP, यहां पे फर्म नहीं है, कंपनी और LLP के लिए DSC डिजिटल सिग्नेचर से हम रिटर्न फाइल करते हैं। उसके अलावा ई साइन होता है, आधार से लिंक होता है, आधार से लिंक OTP के बेस पे भी हम अपने रिटर्न को साइन कर सकते हैं। तो ये रिटर्न साइन करने के तरीके आपके होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न का। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, जब रजिस्टर्ड पर्सन होता है, एवरी रजिस्टर्ड person who has made outward supply in the period between date of become liable and registration has been granted। मैंने बताया आपको कि बंदे ने GST लाइबल हुआ इस डेट पे और GST सर्टिफिकेट आया, क्या नंबर होता है, REG 06 सर्टिफिकेट आया इस डेट पे, तो इस पीरियड की जो रिटर्न होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट रिटर्न। पहली रिटर्न वो फाइल करेगा, उसमें बताएगा मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था पहले का, उसके बेस पे आपको ITC मिलेगा सेक्शन 18 में, आपको याद होगा। तो फर्स्ट रिटर्न के बेस पे हमें डिक्लेयर करते हैं अपना फर्स्ट रिटर्न के अंदर क्या डिक्लेयर करते हैं कि हमारी क्या सेल है, क्या हमारी सेल है, हम सेल बताते हैं अपनी, और ये रिटर्न होती है आपकी GSTR 1 भी आपको फाइल करनी होती है। वो भी कब फाइल करनी होती है, आपको 10 तारीख को फाइल करनी होती है। तो फर्स्ट रिटर्न आपकी फाइल करेगा वो GSTR 1 फाइल करेगा और वो बताएगा कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, उसके बारे में वो बताएगा। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट रिटर्न। तो बेसिकली फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं लायबल वाली डेट से लेके आपके GST नंबर ग्रांट हुआ है उस डेट तक आप अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हो। बहुत सिंपल है, इतनी खास बात नहीं है। अब बात आ गए अपनी एनुअल रिटर्न पे। एनुअल रिटर्न जो हमें फाइल करनी होती है वो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करनी होती है। बेसिकली ये फाइल होती है ईयर में एक बार, ईयरली फाइल होती है ये, और इसमें बताते हैं हम कि पूरे महीने में, पूरे साल में हमने ये काम किया है, पूरे साल में जो काम किया है उसका पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फिगर हम देते हैं पूरे साल की एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए हमें देखना है कि हमें हर पर्सन को फाइल करनी है, किसको फाइल नहीं करनी, एक तो फिरंगी को फाइल नहीं करनी, एक हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को फाइल नहीं करनी, उसके अलावा हमारे काम के नहीं है। तो इन दो लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करनी, ISD को नहीं करनी, TDS वालों को नहीं करनी, बट हमारे काम के क्या है, दो ही, ये इन दोनों को रिटर्न फाइल नहीं करनी है। उसके अलावा ये फाइल रिटर्न करेंगे अगले साल के 31 से पहले।
31 से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो ये आपकी ड्यू डेट है 31 तारीख ऑफ फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अगले साल। जैसे मान लो अब हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, तो 2021 के 31 अगले साल के 31 दिसंबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये हमारा प्रोविजन है। इसका जो फॉर्म रहता है वो रहता है GSTR 9 और GSTR 9 आपको फाइल करना होता है 31 दिसंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसकी लेट फीस क्या रहेगी? 200 रुपए पर डे, बट मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 0.25 ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। फॉर एग्जांपल एक बंदे की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है दिल्ली में, और ये 9 फाइल होता है स्टेट वाइज। ध्यान रखना 9 इज फाइल्ड स्टेट वाइज, क्योंकि जीएसटी नंबर क्या है? स्टेट वाइज है, तो ये 9 भी स्टेट वाइज फाइल होगा। GSTR 1 भी स्टेट वाइज फाइल होगी, GSTR 3 भी स्टेट वाइज फाइल होगी। हर स्टेट की अलग, हर जीएसटी की अलग रिटर्न फाइल होती है। तो ये GST 9 होता है, GSTN वाइज फाइल होता है। हर GST नंबर का अलग से 9 फाइल होगा। अगर किसी बंदे के दिल्ली में 2 GST नंबर हैं तो वो दोनों GST नंबर के लिए अलग अलग 9 फाइल करेगा। ठीक है जी, आपको याद होगा एक बंदा दिल्ली में भी 2 GST नंबर ले सकता है अगर उसके बिजनेस कंपोनेंट अलग है, अगर उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है तो वो दिल्ली में भी 2 GST नंबर ले सकता है, और दोनों GST नंबर के लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, दिल्ली में 2 GST नंबर लेना पॉसिबल है और दोनों GST नंबर के लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाया जाएगा। दोनों के लिए उसको GSTR 9 फाइल करनी पड़ेगी। तो 1 लाख रुपए की मान लो उसकी सेल है, तो 1 लाख का हम निकालेंगे, 1 लाख का 0.25% ये आएगा 250 रुपए। तो 250 रुपए हमारी मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। इससे ऊपर हम लेट फीस नहीं देंगे, चाहे भले ही 5 दिन लेट कर दिया हो, 4 दिन लेट कर दिया हो। एग्जांपल दिया है, थोड़ा एग्जांपल दिया मैंने ये। तो ये आपका क्राइटेरिया है GSTR 9 फाइल करने का। उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए हमारे को ऑडिट भी कराना होता है, और ऑडिट कराने की जो लिमिट है वो रखी है लॉ में 2 करोड़ की। 2 करोड़ से एक्सीड होता है तो हमारे ऑडिट कराना होता है। हालांकि ये डेट बढ़ गई है अब ऑडिट की। ऑडिट के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है 9C, और एनुअल रिटर्न के लिए जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं GSTR 9। ऑडिट के लिए हम देते हैं GSTR 9C। ये जो है ये कंपनी या रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है, और ये जो है ये आपका या तो फाइल करेगा CA या करेगा CMA, कॉस्ट अकाउंटेंट। ये पावर CA और CMA को पावर है, वो 9C फाइल करेगा और वो सर्टिफाई करेगा कि जो अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्ड हैं वो प्रॉपर हैं और GST के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हैं। तो ऑडिट आपको कब करवाना है? ऑडिट आपको करवाना है अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर आपकी ये है ATU, एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 2 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करवाना है। अदरवाइज आपको ऑडिट नहीं कराना। हालांकि ये अमेंडमेंट आ चुकी है इसके ऊपर, ये भी जो है अमाउंट इंक्रीज हो गया है, बट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। आपके कोर्स के लिए 2 करोड़ ही है। फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन इट इज ओनली 2 करोड़ रुपीज। तो ये आपका 9 होता है और 9C होता है। उसके बाद है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स। अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसको ऑफिसर एक नोटिस इशू कर सकता है और उसको 15 दिन में बोलेगा कि 15 दिन में अपनी GST रिटर्न आप फाइल कर दो। सिंपल है जी। लेट फीस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट फीस हमारी होती है, नॉर्मली हमारी जो होती है वो 100 रुपए पर डे होती है, मैक्सिमम 5000 रुपए। ये है पर एक्ट। ऐसे ही CGST एक्ट में, ऐसे ही SGST एक्ट में भी 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5000 का अमाउंट दिया हुआ है। एक बात इंपॉर्टेंट है, IGST एक्ट में तो सेक्शन 20 पढ़ा था हमने बोरोड प्रोविजन में, वहां पे लेट फीस को बोरो नहीं किया गया है, तो लेट फीस IGST एक्ट में अलग से नहीं लगेगी। अगर IGST एक्ट में आप पढ़ोगे तो वहां पे लेट फीस अलग से नहीं लगेगी, तो हमारी पेनल्टी लगेगी वही 100 रुपए CGST के लिए, 100 रुपए SGST के लिए। इसके लिए अलग से पेनल्टी हम नहीं लगाएंगे IGST लॉ के लिए। तो ये थोड़ी अलग बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद लास्ट हमारा प्रोविजन है GST पेटिशनर। लास्ट बट नॉट लीस्ट GST पेटिशनर। जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके लिए मस्ट है।
आप जीएसटी पिटिशन कोर्स जरूर करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप कर चुके हैं। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है, और एग्जाम तो आपके लिए तो ये बच्चों का खेल है, आप तो एग्जाम बहुत आसानी से कर सकते हो। टोटल इसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये एमसीक्यू बेस होता है, एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, और ये एग्जाम होता है आपका 6 महीने में एक बार, 6 मंथ में एक बार होता है, लाइक सी एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, और ये एग्जाम देने के बाद आपका जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में जीएसटी पोर्टल पे एक लिस्ट बनती है, वहां दिखाया जाता है कि यू आर ए जीएसटी पिटिशनर, आप जीएसटी पिटिशनर बन गए हो। ये एग्जाम बहुत सिंपल होता है, मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये कोर्स पूरा ढंग से देख लिया तो ये एग्जाम आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा, आपको बहुत आसान एग्जाम होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको नाम दिया जाता है यू आर जीएसटी पिटिशनर। हालांकि इसका प्रैक्टिकली कोई इतना फायदा नहीं है, बट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक मैंडेटरी कर रही है कि जो भी बंदा जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, जो बंदा जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा वो बंदा जीएसटी पिटिशनर होना चाहिए, या सीए होना चाहिए, या प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ये जीएसटी रिटर्न की क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है ये पढ़ लेते हैं जी। अच्छा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज कर सकता है, इनको ऑथराइज कर सकता है कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो जीएसटी पिटिशनर को ऑथराइज किया जाता है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कि वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है इनके बिहाफ पे, ठीक है जी, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। सिंपल ये बात इसमें लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएसटी पिटिशनर? क्या एलिजिबिलिटी होगी जी? पहली बात तो ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए, फिरंगी इज नॉट अलाउड, पहली बात। दूसरी बात, इनका माइंड साउंड होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। नॉट एजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, और नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने इनको दोषी डिक्लेयर ना किया हो। तो ये 4 बातें पूरी होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट इंसॉल्वेंट होने चाहिए, और लास्ट में नॉट कन्विक्टेड एज बाय द कोर्ट। तो ये चीजें आपकी अगर होंगी तो आप तभी आप जीएसटी पिटिशनर एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है जी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आप रिटायर्ड ऑफिसर हो, तो फिर तो आप बीकॉम हो या ना हो चल जाएगा। अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर हो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स के, स्टेट के, और आपका जो एक्सपीरियंस है 2 साल प्लस का, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है आप सेल टैक्स पिटिशनर हो इनडायरेक्ट टैक्स में 5 साल के लिए, तो भी आप बन सकते हो, या आपने कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ले ली हो। क्वालिफिकेशन क्या है जी? सीए सीएम में, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद फॉरेन डिग्री से आपने कोई डिग्री ली हो, या आपने एनी अदर एग्जाम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटी पिटिशनर का एग्जाम क्लियर नहीं करा, और वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं जीएसटी पिटिशनर हूं बिना एग्जाम क्लियर करे। तो लॉ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सीए को भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर उसको जीएसटी पिटिशनर कहलवाना है अपने आप को तो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि सीए इस चक्कर में नहीं पड़ते, वो कहते हैं हमें क्या करना है, ये कहलवाना कि हम जीएसटी पिटिशनर है, हम तो वैसे ही पिटिशनर हैं, ये बोलने की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट हमारे को लिख के देगी हम तो हम माने जाएंगे। तो सीए नॉर्मली एग्जाम ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहते हैं जी हम तो सीए हैं, हमारा लिए ही काफी है, हमारे लिए सीए ही नाम काफी है, हमें ये जीएसटी पिटिशन लिखवा के क्या करना है। तो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो जीएसटी पिटिशन नहीं कहलाते। हाँ, हालांकि सीए के आगे सीए लगा हुआ है वो काफी है, जीएसटी पिटिशन लिखवाने से कुछ नहीं होगा, सीए बनना जरूरी है। तो अगर किसी सीए ने एग्जाम नहीं दिया हुआ ये वाला और एग्जाम क्लियर नहीं किया हुआ तो वो जीएसटी पिटिशनर नहीं कहलाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कहलाएगा, बाकी तो वो जीएसटी पिटिशनर है ही। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक्टिविटी क्या करेंगे जी? ये डिटेल करेंगे, फर्निश आउटपुट सप्लाई की, रिटर्न भरेंगे आपकी मंथली, आपका टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, आपका रिफंड फाइल कर सकते हैं, आपका अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये सारे काम जीएसटी पिटिशनर कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमने एक रिवीजन कर लिया है, पूरा का पूरा कोर्स कवर कर लिया है हमने, जीएसटी रिटर्न हमने कंप्लीट कर ली है। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, लेट मी हैव ए क्विक रिवीजन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है जी। पहले हमने पढ़ा सेक्शन 37 जिसमें हमने बात करी जीएसटीआर 1 की, जीएसटीआर 5 की और कंपोजिशन स्कीम सीएमपी 08 की और जीएसटीआर, ये हमने बात करी जो हमें पीरियोडिक रिटर्न फाइल करनी होती है फॉर आउटवर्ड सप्लाई। फिर हमने बात करी जीएसटीआर 4 की जो भरता है कंपोजिट डीलर पूरे साल की एनुअल रिटर्न भरता है। फिर हमने बात करी सेक्शन, इसकी तो हम बात करेंगे नहीं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो इसको आप काट दो। तो सेक्शन 39 की बात करी हमने 3B की। 3B हमने भरनी होती है अगले महीने की 20 तारीख को भरनी होती है हमारे को, और 3B आपके नील की भर सकते हैं हम एसएमएस से अगर आपका इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई 0 है तो। उसके बाद हमने बात करी जी एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न भरनी होती है आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, एनआरटीपी को छोड़कर सबको भरनी होती है, और ये आपको भरनी होती है आपको 31 दिसंबर से पहले। अगर आपको ऑडिट भी कराना है तो अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है। ऑडिट के लिए हम 9C फॉर्म भरते हैं, वो आपका जरूरी होता है। अगर आप ये रिटर्न लेट भरोगे, कौन सी, ये वाली जो आपके भरी है पीरियोडिक रिटर्न, तो आपकी पेनल्टी जो है लेट फीस है वो आपकी है 100 रुपए पर डे पर एक्ट और मैक्सिमम 5000 रुपीज। अगर आप एनुअल रिटर्न लेट भरोगे तो आपकी पेनल्टी है 100 रुपए पर डे पर एक्ट, मैक्सिमम 0.25% ऑफ पर एक्ट, टर्नओवर इन द स्टेट का 0.25% पर एक्ट, ये आपको लेट फीस आपको देनी है। उसके बाद हमने बात करी फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न फाइल करता है, कौन फाइल करता है जी? कैंसिलेशन होने के बाद, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होने के बाद, ये हम बात कर लेते हैं। इसकी बात हमने शायद नहीं करी है, ये हम बात एक्स्ट्रा कर लेते हैं। व्हाट इज फाइनल रिटर्न? फाइनल रिटर्न आपकी फाइल होती है, फाइनल रिटर्न आपकी फाइल होती है, ये आपकी फाइनल रिटर्न की बात कर लेते हैं। फाइनल रिटर्न आपकी फाइल होती है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 रजिस्टर्ड हैज बीन कैंसल। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या सस्पेंड हो गया है, सस्पेंडेड हो गया है, हाँ यहाँ पे वर्ड सस्पेंडेड नहीं, यहाँ पे वर्ड कैंसिल है, कैंसिल हो गया है तो ही हमें भरनी है। प्रॉपर कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया आपका, तो कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद आप क्या करोगे, अपनी रिटर्न भरोगे कि हाँ जी मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है, कैंसिलेशन के बाद मेरा ये स्टॉक है, अब मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ छोड़ के, मैंने आपका आज लास्ट डे है मेरा, अब मैंने कैंसिल करा दिया अपना जीएसटी नंबर, मेरा ये स्टॉक है। उसके बाद कैंसिलेशन के बाद मेरी कोई सेल हुई नहीं है, ये मेरी कोई सेल 0 है, परचेज 0 है, ये मेरा स्टॉक है और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है कि अब मैं आपका जीएसटी नंबर छोड़ रहा हूँ। तो इट इज अ फाइनल रिटर्न जो आप भरते हो कैंसिलेशन के बाद। कब भरते हो जी? 3 महीने के अंदर अंदर भरते हो कैंसिलेशन डेट से, अगर आपने खुद अप्लाई किया है। अगर आपका ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला है तो उसमें जो भी पहले है डेट ऑफ ऑर्डर और 3 मंथ्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जब आपने दी है, इनमें से जो भी पहले है आपको क्या करना है, कैंसिलेशन का फाइनल रिटर्न आपको भरनी है। मैंने कहा जी मैंने खुद अप्लाई करा है तो एप्लीकेशन के जब आपका कैंसिल हो गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, और जब जीएसटी का ऑर्डर आया है, आपका जो ऑर्डर आया है ऑर्डर वाली डेट से, तो जो भी आपका लेटर है विच एवर इज लेटर, इनमें जो भी लेटर है आपको जीएसटी रिटर्न आपको अपनी फाइनल रिटर्न आपको फाइल करनी है। दोबारा बोल देता हूं, 3 महीने के अंदर अंदर कैंसिलेशन डेट से, और जो ऑफिसर ने अप्रूव ऑर्डर दिया है, अपना जीएसटी ऑर्डर दिया है, इन दोनों में से जो भी बाद में है, जो भी लेटर है, उस डेट से उस डेट तक आपको अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। और इसकी अगर आप लेट करते हो तो इसकी लेट की भी जो लेट फीस है वो 100 रुपए पर डे और 100 रुपए पर डे रहेगी पर एक्ट, सेम पेनल्टी है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न के बाद हमने बात कर ली है, उसके बाद हमने बात कर ली थी एनुअल रिटर्न की, फाइनल रिटर्न की। नोटिस की बात कर ली थी हमने कि नोटिस दे सकते हैं तो आपको 15 दिन में उसका रिप्लाई करना होता है। लेट फीस की हमने ऑलरेडी बात कर ली, और बाद में बात कर ली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोटेक्शन की। तो ये हमारा कोर्स खत्म हो गया दोस्तों। आज जीएसटी रिटर्न हमने कर लिया है। हालांकि मैं आपको जब एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा सा। अभी तो आपने खाली एक ओवरव्यू लिया है, आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है,
एग्जाम के क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी। यहां हम ना चैप्टर रिटर्न खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और एक वीडियो और आपकी और आएगी, वो आपकी होगी रिटर्न के ICAI के और RTP के क्वेश्चंस। उसके बाद आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।